खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है कैसर अहमद राजा साहब को। इससे पहले कि मैं मौजू का तारुफ कराऊं, कैसर साहब का तारुफ कराना ज़रूरी है। आप 2-3 साल में देखते हैं कि सोशल मीडिया पे उनका एडवेंट हुआ है रद्द इल्हाद, रद्द इज़म्स में, जिस तरह वो अपनी ज़बान में कहते हैं काम करते हैं। और अपने तई एक इस्लामी मुआशरा जो सेकुलरिज्म से और एथिज्म से, कैपिटलिज्म से, सोशलिज्म से पाक हो पाकिस्तान में, जहां शरीयत का नफाज हो, इस तरह का मामला बनाना चाहते हैं। उसके लिए सोशल मीडिया पर और ऑन ग्राउंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी टूर्स करते रहते हैं। इससे पहले कि मौजू की तरफ जाया जाए, मैं कैसर साहब को वेलकम करना चाहूँगा। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का खुश आमदीद। और इट्स प्लेजर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने आपको इसलिए जहमत दी है कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, ये शुरू कहाँ से होता है, हम वहाँ पे बात कर सकें। आप क्योंकि पाकिस्तानी डायस्पोरा में फ़लस्तीन के केस को प्रेजेंट करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपका मौक़िफ़ भी सुना जाए और उसे एक के बाद एक डिकंस्ट्रक्ट किया जाए। उसी तरह जिस तरह इस चैनल पे हमने पहले फैसल वड़ाइल साहब को, इश्तियाक अहमद साहब को और हारिस सुल्तान साहब को अपने अपने तई अपने मौक़िफ़ पेश करने के लिए जहमत दी। वजह यह है और ज़रूरत यह है कि तमाम ही ज़ाविया नज़र से इस मामले को समझा जा सके, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है गो कि ये मामला ख़राब है, ये इस वक्त नहीं होना चाहिए था कि जो हो गया, लेकिन यही मौका फराहम हमें करता है कि हम चीज़ों को एक बार रिविजिट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकें। आप इजाज़त दें तो मैं पहला सवाल करता हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। राजा साहब, अगर इस पूरे मामले को आप देखें, ये जो भी इस वक्त, अगर हम ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट से पीछे भी जाएं, इस पूरी सिचुएशन को जहां से इसराइल की पैदाइश होती है और फलस्तीनी अपने हक के लिए जंग लड़ते हैं या बात करते हैं, कम से कम इस पूरे मामले को और आज तक आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं सारी दुनिया में एक ऑलमोस्ट अब ये कंसेंसस की सूरत ये इख्तियार करना शुरू हो गई है बात कि जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है ये ज़्यादती है। तो मेरी आवाज़ उन्हीं आवाज़ों में शामिल है। ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम ये बात मेरे दिल के ज़्यादा करीब है कि जो आपका मेरा अपना ग्रुप है मुसलमानों का, उस पर जुल्म हो रहा है, तो मेरी आवाज़ ज़्यादा वोकल होगी। लेकिन पूरी दुनिया में मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स मिल के ही इस पर आवाज़ उठाते हैं। ज़्यादती हो रही है फ़लस्तीन के साथ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ इन जनरल, जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, किसी भी एस्पेक्ट से आप देखें तो फ़लस्तीनियों के साथ अब इससे बढ़ के क्या ज़्यादती हो सकती है कि उन्हीं के घरों से उनको निकाल के उन घरों पे कब्ज़ा करके उनका कत्ल खून किया जाए, उनकी ज़मीनें गस्ब की जाएँ। और ये सिलसिला जो है ये आम लोग समझते हैं कि ये 1948 से स्टार्ट होता है, लेकिन एक्चुअली ये सिलसिला 1920 से स्टार्ट होता है और 103 साल हो चुके हैं इस सिलसिले को। मुख्तलिफ़ फेजेज़ इसकी सामने आई हैं। 100 साल से ज़्यादा का जो एक ग़स्ब है, एक जुल्म है, वो जारी है। सो इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रेविस्टी। आपने जो बात की, इससे दो नुक्ते निकलते हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्हें क्वालिफाई करें। आपने कहा कि उनकी ज़मीन थी, अगर मैं सही सुन सका, आपने ज़मीन नहीं कहा, आपने घर कहा। ये घर या इस दुनिया में ज़मीन, ये होती किसकी है? इस पे कोई बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं कि अगर एक आदमी किसी की अब एक ज़मीन पे है और वो उसको यूज़ कर रहा है और नस्ल दर नस्ल वहाँ पे रह रहा है, तो वो ज़मीन तो उसकी होगी। अगर वो उसकी नहीं होगी, देन ऑब्वियसली आई मीन फिर जो उस पे आके कब्ज़ा करेगा उसका क्या क्लेम होगा? अगर वो इस बेस पे ले रहा है कि नहीं ये तो तुम्हारी नहीं थी, मैंने ले ली, तो भाई तुमने ले ली तो तुम्हारी भी तो नहीं हुई, तुमसे कोई और आके ले लेगा। तो दुनिया को इस तरह के फसाद से दूर करने के लिए दुनिया इस चीज़ पे एग्री करती है। ये क्लियर है कि जो ज़मीन जिसके पास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ती रही है, कि वो ज़मीन उन्हीं की होगी। इनफैक्ट यूके में एलिनबिलिटी ऑफ लैंड का कानून इसी वजह से है कि वहाँ पे भी अगर कोई आदमी एडवर्स पोजेशन यानी कि किसी ज़मीन पे अगर कोई कब्ज़ा करता है, एडवर्सली करता है, तो उसको भी 12 साल के लिए चाहिए होता है कि वो उस ज़मीन को काश्त करे। और 12 साल में भी सारे नोटिफिकेशंस के बाद अगर उस ज़मीन का मालिक इतना नाअहल है कि वो उसको निकाल बाहर करने की कोशिश नहीं करता, तो फिर कहेंगे कि नया आदमी ज़्यादा बेहतर है, इसको यूज़ कर सके। सो 12 साल का टाइम इसलिए दिया जाता है कि जो पिछला आदमी है उसके राइट ऑफ ओनरशिप को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। वी ऑल अंडरस्टैंड कि जो ज़मीन किसी की होती है, व्हाट डज दैट मीन। इसको मैं चाह रहा था कि इस तरह क्वालिफाई करें कि ये जो हम पीछे जाते हैं, जो आपने कहा कि नस्ल दर नस्ल कोई वहां पे रह रहा है, इसको हम किस डेटम लाइन से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि ज्यूस का या इसराइलीज का या जायनिस्ट का ये क्लेम है ना कि बहुत पहले हम रहा करते थे। तो मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि हम कितना पहले जाके डिसाइड करेंगे कि यहाँ से अब हमने टाइमलाइन शुरू करनी है।
लेकिन लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी मुल्की लेवल पे आप कहाँ पे जाके आप टाइम लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट सिंपली इज़ नॉट द केस। अलबत्ता जो इनका ज़ायनिस्ट का जो क्लेम है वो क्लेम इस वजह से गलत है कि उस क्लेम की बेस अगर रिलीजन है तो रिलीजन तो उनका कंफर्म करता है कि वो ख़ुद तो अपने लिए मुल्क बना नहीं सकते। ये तो अकॉर्डिंग टू टोरा ये बात बड़ी क्लियर है। उसके अलावा अगर वो कोई लिंक क्रिएट करते हैं अपना इस हवाले से कि नहीं हमारी कोई हिस्टोरिकल लीनियज यहाँ पे है, तो दे हैव कम अप विद दिस क्लेम कि चूँकि हम यहाँ पे रहते रहे हैं, हमारे आबा अजदाद देर हो रही ज़मीन हमारी है, तो अब उन्होंने इसको क्वालिफाई करना है कि बाय व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ, बाय व्हाट प्रोविजन, यानी जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे आप उनको निकाल दें कि वो ज़मीन उनकी नहीं है और वो ज़मीन आप बाहर से आए हैं, विच इज़ टू से कि वो ज़मीन आपकी नहीं है। तो जो कब्ज़ा आपने वहाँ पे आके किया वो इस वजह से किया ना कि आप वहाँ पे पहले नहीं थे। अगर पहले होते तो कब्ज़ा करने की ज़रूरत तो नहीं थी। तो इट हैज़ नो एथिकल फाउंडेशन, इट हैज़ नो लीगल फाउंडेशन, नो मोरल फाउंडेशन। ना आप उस रिलीजन को ठीक तरह से मानते हैं, अगरचे उनका तो जो दावा है वो तो यहूदियत का ही है, लेकिन अगर उसको आप उसी को मान ले तो उसके मुताबिक तो आप कर ही नहीं सकते। बहरहाल जो भी उनका दावा है, हम तो कहते हैं कि ये उनके एक एक्सट्रीमिज़म मजहबी लेवल का है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। प्रैक्टिकल जो भी उसकी मैनिफेस्टेशन है वो एक और बात है। तो इस दावे के अंदर कोई मेरिट नहीं है। लीगली स्पीकिंग देयर इज़ नो मेरिट व्हाट्सोएवर, क्योंकि ये अगर आप अलाउंस एक दफ़ा दे देते हैं ना तो फिर तो आप कहीं भी किसी भी स्टेज पे आप किसी का डीएनए टेस्ट कराएं तो कोई कहाँ का निकलेगा, कोई कहाँ का निकलेगा। हम अपने बारे में कहते हैं यार हम राजपूत लोग हैं, हम ओरिजिनल यहाँ के हैं। ओरिजिनल यहाँ के मतलब ये तो नहीं है कि हम कहीं और से आए नहीं होंगे, राजपूत भी शायद कहीं से आए हुए होंगे। तो फिर व्हाट डज इट इवन मीन कि कोई इंसान उठ के कहीं पे भी चला जाए। चाइना में भी आपको मिल जाएंगे लोग बड़ी और तहजीबों के, वो लोग आगे पीछे चले गए तो क्या वापस आके वो चाइना पे कब्ज़ा कर लें। अमेरिका में आप एग्जांपल्स कितनी ले सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट एन आर्गूमेंट जो कि, और कोई भी आर्गूमेंट जो होता है ना एक्सेप्शनल किसी मुल्क के लिए जब क्रिएट किया जाता है तो वहीं से पता चल जाता है कि उसके अंदर बददियानती क्या पाई जाती है। आपने बहुत बार लॉ की बात की, मैं चाहता हूँ कि एक चीज को क्वालिफाई करके आगे लॉ की तरफ जाया जाए। आपने दो बार अपने जवाब में ये कहा कि उनके रिलीजन में ये बात पाई नहीं जाती। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है? हर रिलीजन में इंटरप्रिटेशंस होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये उनका हक है ना कि वो हमें बताएं कि उनके रिलीजन की क्या असली इंटरप्रिटेशन है या क्या मानने वाली इंटरप्रिटेशन है, या उनका रिलीजन क्या कहता है। गोया कि हम बाहर से उन्हें बताएं कि आपका रिलीजन क्या कहता है। श्योर, हम बाहर से तो उस वक्त बताया ना कि जब ये बात हमारी अपनी क्रिएटेड हो, लेकिन जो हम बात कहते हैं ये उन्हीं के ही रिलीजन के लोग कहते हैं। आज भी सोशल मीडिया पे टोरा ज्यूज़ के नाम से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं यहूदियत की। जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं वो तो इसराइल के अंदर रहते हुए भी कहते हैं कि ये नाजायज़ रियासत है, हमारे मज़हब के मुताबिक ये नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जब लोग उनसे पूछते हैं कि आप इसराइल में क्यों रहते हैं तो वो कहते हैं हम तो नहीं रहते इसराइल में, हम तो नस्ल दर नस्ल इन इलाकों में रह रहे थे, हम तो फ़लस्तीन में रह रहे थे, आपने आके इसराइल हम पे मुसल्लत कर दिया है, दैट्स नॉट अस। सो ये जितना भी आर्गूमेंट है ये उनका है। लेकिन मैं इस आर्गूमेंट में नहीं जाना चाहता जो मैंने आगे भी अर्ज़ की है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो जो कर रहे हैं उसको साइड पे रखते हैं। उनका क्लेम तो मजहबी है कि हमने तो अपने मज़हब के नाम पे किया हुआ है। जो एक्सट्रीमिज़म वो कर रहे हैं वो अपने मज़हब के नाम पे कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसके साथ वो डिराइव कर रहे हैं। लेकिन देखें बात यह है कि मैं एक चीज़, हमारे पाकिस्तान में सेकुलर लिबरल भी कहा करते हैं, वेस्ट में भी लोग कहते हैं कि देखो अपना मज़हब अपने पास रखो, तुम्हारे मज़हब की जो चीज़ें हैं वो तुम पे अप्लाई होती हैं, मुझ पे अप्लाई नहीं होती हैं। ना इर्रेस्पेक्टिव कि ये कितना अच्छा आर्गूमेंट है या नहीं है, बिकॉज रिलीजन जब एक लीगल स्टेटस इख्तियार करता है तो मुल्क के अंदर तो एक यूनिवर्सल उसकी हैसियत हो जाती है। सो फार एज द पब्लिक लॉ इज़ कंसर्न, ओबियसली रिलीजियस फ्रीडम्स उसके अंदर रहेंगी। लेकिन अगर इस आर्गूमेंट को हम ठीक समझते हैं और ये वेस्ट बड़े पावरफुल तरीके से आर्गूमेंट देता है तो फिर सहूनियों पे भी यही आर्गूमेंट अप्लाई करेगा कि अगर आपकी किताब ये कह रही है, आपका रिलीजन ये कह रहा है कि ये ज़मीन आपके लिए है, तो 7.5 लाख लोगों को आपने क्यों घरों से निकाल दिया भाई? उन पे तो आपका मज़हब लागू नहीं है। 70 से ज़्यादा मैसेकर्स आपने कर दिए 1948 में अपने मज़हब के लिए, वो मज़हब उन पे तो लागू नहीं है। सो कीप योर रिलीजन टू योर सेल्फ। अगर आपको एक जगह नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपका मज़हब आपसे कहता है कि इंतज़ार करो जब तुम्हारे लिए एक दुनिया में एक किंगडम बनाई जाएगी तो तुम्हारे लिए एक मुल्क बन जाएगा। कीप इट दैट वे। Don't impose your religion on other people and kill children because it's something written in your religion. That's where the unfairness comes from. आपने बहुत बार इंटरनेशनल लॉ की बात की। अगर
मैं इसको, सवाल कुछ लंबा होगा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक तमहीद बांधना चाह रहा हूँ, वो ये कि जब ये सिचुएशन फ़लस्तीन की हुई और इसराइल को वो ज़मीन दी गई, तो फ़लस्तीन एक ब्रिटिश कॉलोनी कह लीजिए, मैंडेट कह लीजिए, बिल्कुल उसी तरह दुनिया में ब्रिटेन की काफ़ी जगह पे हुकूमत थी, इवन हमारे पास हुकूमत थी। तो ब्रिटेन का एक जगह पर उस कानून को फॉलो करके, अपनी सवाबदीद को फॉलो करके मुल्क बनाना किस तरह अच्छा पाकिस्तान की सूरत में, और अपने ही मैंडेट को इस्तेमाल करते हुए किसी और को वो जमीन दे देना किस तरह बुरा इसराइल की सूरत में। जो बड़ी सिंपल बात है कि हमारे ज़मीन पे वो आए थे, और उस ज़मीन से मेरी मुराद हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, इसलिए कि वो मुतहदा हिंदुस्तान था। उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी कि ब्रिटेन ने वापस जाना है बिकॉज़ वो एक आर्टिफिशियल कब्ज़ा कर किया हुआ था उन्होंने नेटिव इंडिजिनस लोगों पे। ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा, नेटिव पीपल, इंडिजिनस पीपल। उसके बाद अगर वो तकसीम करके जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, यानी उस मजमूई तौर पे उस हिंदुस्तान के, अगर उनको पाकिस्तान मिला है तो उनको उनकी अपनी ज़मीन पे मिला है। दे वर देयर, इट वाज देयर लैंड, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ये लाइन खींचेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस। जो फ़लस्तीन में हुआ है, बाल्फर की वो ज़मीन नहीं है, रॉथस्चाइल्ड की वो ज़मीन नहीं है। वो आपस में 1917 में एक मुआहदा करते हैं कि जब ये जंग ख़त्म होगी, पहली जंग अज़ीम के दौरान ये हुआ था मुआहदा कि जंग ख़त्म होगी तो जो बरतानिया के पास जो ज़मीन आएगी उसमें से यहाँ पे एक सहूनियों के लिए एक ज़मीन क्रिएट की जाएगी। नाउ इसमें एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि 1920 से लेकर 1922 तक बरतानिया के वहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा था। ये बात भी जहन में रखें। जो ब्रिटिश मैंडेट मिला वो 1922 में मिला है। फ़लस्तीन पे जो कब्ज़ा हुआ है ये 1920 में हुआ है। तो 2 साल तो वैसे ही इलिजिटमेट थे, वो कम्प्लीटली इलिजिटमेट थे। उसके बाद 1920 से लेकर 1948 तक वहाँ पे जो लोग बसाए गए हैं वो बाहर से आए हैं, वो लोकल इंडिजिनस लोग नहीं थे। ये फ़र्क है। हमने पाकिस्तान बनाया है तो उस धरती के लोगों ने बनाया है जिनकी वो ज़मीन थी। ये जो हो रहा था, ये उनकी जो तकरीबन 33% तक आबादी 1948 तक आ चुकी थी, 1920 से लेकर 1948 तक, ये सारे के सारे यूरोप से उठ के आए हुए थे। और वहाँ पे बरतानिया की ज़मीन का जो इलिजिटमेसी जो है, ये भी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि लेखी, इरगन, ये जो तंजीमें थीं, ये दहशत गर्द सहूनी तंजीमें थीं। ये बरतानिया को भी एक गासब समझती थी वहाँ पे कि इल्लीगल तुम्हारा ये अपना कब्ज़ा है ज़मीन पे, तुम निकलो यहाँ से। जो बरतानवी फ़ौजियों पे हमले किए गए, अगर मुझे ठीक याद है, आई थिंक 92 या 93 फ़ौजियों को जो मार दिया गया था किंग डेविड होटल में, लेखी ने जो उस पर हमला किया था, वो इसलिए किया था कि वो यूके की लिजिटमेसी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। तो सिर्फ ये मुसलमान नहीं कह रहे थे कि बरतानिया का कब्ज़ा यहाँ पे गलत है, इवन जो सहूनी आए हुए थे वो भी कह रहे थे तुम्हारा कब्ज़ा यहाँ पे गलत है। तो वो तो एक सेटल्ड बात थी कि उसको उस कब्ज़े की लिजिटमेसी सिर्फ एक थी, जस्ट वन, कि लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटिश मैंडेट दिया हुआ था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस तो 1945 के बाद ऑपरेट नहीं कर रही थी। तो ये अगर कानूनी बेसिस पे देखें तो पहले 2 साल, अखलाकी बेसिस पे देखें तो सारे के सारे जितने भी कोई 28-30 साल बनते हैं, सब का सब इलीगल था, इलिजिटमेट था। हम कानूनी बेसिस पे ही देखते हैं, क्योंकि आपने बार बार कानून की बात की, और इखलाकियात जाहिर है, आप कहें मैं कहूँ, वो दुनिया पे उस तरह अप्लाई नहीं होती, कानून ही अप्लाई हो सकता है। शुरू के 2 साल आप निकाल भी दीजिए, उसके बाद तो बैनुल अक़वामी कानून के लिहाज से ये हक था रियासतों के पास कि वो दूसरी रियासत पे कब्जा करें और उसके साथ जो चाहे करें। तो उस शुरू के 2 साल निकालने के बाद जो बरतानिया ने किया, उनका ये हक कानूनी तौर पे था या नहीं? नो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि वो उनको अगर ब्रिटिश मैंडेट मिलता है, वो मिलता है 1922 में, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है वो 2 प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान हुआ है। इन दिस केस यूके वाज द प्राइवेट पार्टी, यूके पर कब्ज़ा नहीं था, और रॉथस्चाइल्ड थे, वो एक प्राइवेट पार्टी थी। वो कैसे फ़ैसला कर सकते हैं, किस तरह से फ़ैसला कर सकते हैं कि वो किसी की ज़मीन किसी और को दे देंगे? आई मीन इमेजिन कि मैं आज फैसला कर लूँ, आप कनाडा में बैठे, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मैं वहाँ पे किसी मैक्सिकन के साथ डील कर लूँ कि कनाडा की इतनी ज़मीन मैं आपको दे दूँगा, और उसके बाद एक इंटरनेशनल उस पर ठप्पा लग जाए कि हाँ ये बात अब जो आज के बाद कानूनी हो गई है। वुड दैट मेक एनी सेंस? बात याद रखें कि कानून की ज़रूरत सिर्फ इसलिए आती है कि जस्टिस को मेंटेन किया जाए। जब कानून ही जस्टिस का कत्ल कर दे तो वो कानून नहीं होता है, वो ऑपरेशन होती है, जो उस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर में पाई जाती थी ज़मीन फ़लस्तीनियों के लिए। हालांकि ये एक आइडिया था कि साउथ अमेरिका में इसराइल बना दिया जाए, एक आइडिया था अफ्रीका में बना दिया जाए, खुली ज़मीन पड़ी हुई थी। अगर वो बन जाता तो ये मसला भी नहीं होता, लेकिन 2 पार्टीज़ जिनका कुछ भी उस ज़मीन से लेना देना नहीं है, उन्होंने आपस में बंदर बांट कर ली, और उस पर बाद आके उसको आपने एक लीगल ठप्पा लगा दिया। तो अगर इस तरह से आपने लीगल कहना है तो फिर आप
कहें जनरल मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ को भी आप लीगल कहें, उस पर बाद में ठप्पा लग गया था, फिर दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हुआ सबको आप लीगल कहें, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी आर्गूमेंट टू बी मेड फ्रॉम देयर। जी, लीगल तो हमें कहना पड़ेगा ना। मुशर्रफ साहब पे जब भी केस चला तो इमरजेंसी पे चला, बिकॉज वो उसको पार्लियामेंट ने क्वेश्चन नहीं दिया था या कवर नहीं दिया था, मार्शल लॉ को दिया था। तो क्योंकि आपने खुद भी बार बार लॉ की बात की, मैं चाह रहा हूँ कि अखलाकियात को साइड पे रख के, जज्बात को साइड पे रख के बिल्कुल लॉ की बात की जाए। नहीं, जिस बात की बात मैं नहीं कर रहा, लोग I'm not बीइंग इमोशनल, मैं एक सिंपल बात रख रहा हूँ कि देखें, अखलाकियात की अदालत नहीं हुआ करती है। पूरी दुनिया में अखलाकियात ज़रूर वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया में वो जो जिनको मारूफात कहा जाता है या यूनिवर्सल गुड्स होते हैं वो सारी दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन मोरालिटी की कोर्ट नहीं होती है। लॉ को क्रिएट ही इसलिए किए जाता है कि जहाँ पे जस्टिस का कत्ल हो रहा हो, मोरालिटी का कत्ल हो रहा हो, वहाँ पे हमें एक प्रोटेक्शन का लेयर चाहिए। दैट्स वेयर द लॉ कम्स इन। तो कानून की मजमूई तौर पे जो आप कहते हैं कि कानून की हैसियत अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ही वो एक लेजिटमेट हैसियत है, तो आपने ये देखना होगा कि क्या उससे इंसाफ हो रहा है, अदल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कानून के ज़रिए ही आप कहें कि नहीं जनाब, कानून के ज़रिए आप अदल व इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं इसलिए कि, और इसको मान भी लिया जाए इसलिए कि उसके पीछे कानून का ठप्पा लगा हुआ है, ना वेरी सॉरी टू से, फिर आपको हॉलोकॉस्ट मानना पड़ेगा, इसलिए कि जर्मन कानून के बिल्कुल मुताबिक हुआ था। फिर कोई आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते इसलिए कि उन्होंने कानून पे अमल किया था। अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के कानून के मुताबिक हुआ था। देन देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग यू कैन डू अबाउट दैट। यानी कानून को चैलेंज करना, ये इंसानियत के इस म्यार को सामने रखते हुए कि क्या उससे जस्टिस प्रिवेल कर रही है या जस्टिस उससे उसका खून किया जा रहा है, इस म्यार को सामने रखते हुए आप देखते हैं कि ये चीज़ कानूनी थी या नहीं कानूनी थी। अगर वो नहीं थी तो जितना मर्जी आप उसे कानून कहें, वो कानूनी नहीं है। और अगर है तो देन यू हैव नो डिसएग्रीमेंट, यू हैव नो क्वेश्चन ऑन हॉलोकॉस्ट, नो क्वेश्चन ऑन अपार्थाइड। आपने जो दो एग्जांपल्स थी वो मुल्की कवानीन की थी, हम इधर इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं कि जब ये मामला हुआ, मैं इसको, हम, मुझे पता है कि हम लूप में फंस गए, लेकिन बस मैं आगे जाना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो मामला था, उसको हम, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब तक हम उसे क्वेश्चन करें हम कर सकते हैं, दुनिया ज़ाहिर इसी तरह तरक्की करती है, हम कवानीन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक कोई कानून मौजूद है वो आप पे भी उसी तरह एप्लीकेबल है जिस तरह मुझ पर। तो हम उस पर सवाल तो उठा सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए या अपने तई एक आर्गुमेंट बना के, वो अच्छा या बुरा, ज़ाहिर आर्गुमेंट तो किसी भी तरह का बन सकता है ना, ये बताकर कि ये इंसाफ के अन मुताबिक नहीं है, वो हो या ना हो, उस वक्त के बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक वो ब्रिटिश का हक था या नहीं। मैं सिर्फ बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ की बात कर रहा हूँ आपसे। नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। स्पिरिट की तो बात खैर अप्लाई नहीं होती ना। जहाँ तक लेटर का ताल्लुक है, द होल रीज़न कि आप किसी चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, उसके लेटर को क्वेश्चन करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स है दुनिया में, आप उन पे उस कानून को परखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कलेक्टिव कॉन्शंस है इंसानियत का, कलेक्टिव कॉन्शंस है कि आप अदलो इंसाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाते हैं, वो कानून बनाते हैं। इसलिए जैसे मैंने आगे अर्ज़ किया कि मोरालिटी की अपनी अदालत तो होती नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज अ कोड ऑफ लॉ नॉट कोड ऑफ मोरालिटी। तो अगर उससे आप नहीं अचीव कर रहे हैं अदलो इंसाफ को, तो वो कानून एक जबर है, वो एक जुल्म है। दैट इज़ वाई दुनिया में रेजिस्टेंस की मूवमेंट्स डेवलप होती हैं, दैट इज़ वाई बैनुल अक़वामी इदारे बनते हैं। अब ये कह देना कि नहीं वो एक नेशनल कानून था और इंटरनेशनल कानून जो है वो उसकी हैसियत और होती है, वो बाइंडिंग होता है। भाई वो बाइंडिंग, उसके खिलाफ रेजिस्ट इसलिए किया जाता है कि वो होता है। लेकिन ये कह देना कि डज दैट अकॉर्ड विद द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, नाउ इट डजंट। अब जाहिर सी बात है कि वो सहूनियों को लेके आए, वहाँ पे उन्होंने बसाया तो किसी कानून के तहत ही किया है। लेकिन हम ये कह पूछ रहे हैं कि क्या उस कानून की वो हैसियत है जिसके लिए कानून बनाया जाता है? द सिंपल आंसर इज़ नो। उसके अलावा इंटरनेशनल कवानीन आप जितने मर्जी बना लें, कई दफ़ा दुनिया में ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल कवानीन बने हैं, लेकिन अगर वो नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस के जो नॉर्म्स हैं अदल व इंसाफ के, उस पर नहीं पूरे उतरते, दे गो। लीग ऑफ नेशंस इटसेल्फ इज़ नो लॉन्गर देयर, इसलिए कि इट फेल्ड टू प्रिवेंट व्हाट इट ought टू हैव प्रिवेंटेड। तो अब अगर वो सारी की सारी प्रोविजंस ख़त्म हो जाती हैं, देन ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट केम विद इट, वो भी सारी ख़त्म हो जाती है। ऐसे 5 साल आप ये देख ले, 2 साल पहले के, 3 साल बाद के, हाउ डिड दैट एग्जैक्टली, आई मीन यूनाइटेड नेशंस ने अगर टेक ओवर कर लिया कि आज ठीक है ब्रिटिश मैंडेट जो है वो सारा ठीक था, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक चीज़ की बेस ही इलीगल हो और आप उसको एक कानूनी हैसियत दे दें और ठप्पा लगा दें और कह दें कि भाई आज के बाद कानूनी हो गई है। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस आइडिया, इट्स अ वेरी डेंजरस आइडिया। ये तो आज मुसलमान मुल्क आपस में एक पैक्ट साइन करके
उसे अपनी तरफ अपना एक इंटरनेशनल लॉ बना के इसराइल पे जाके कब्जा करके बैठ जाते हैं, औरतों बच्चों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं, एक और हॉलोकॉस्ट हो जाता है और कह दे कि ये सारा कानून है, तो वुड दैट बी एक्सेप्टेबल? हम मुसलमान उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी दुनिया को तो आप छोड़ें। उसी जाविया नज़र से आप जो चार जंग अरब और इसराइल के दरमियान हुई, कि जो बाहर से इनिशिएट की गई, फलस्तीन के अंदर से इनिशिएट नहीं की गई, इंटरनेशनल एंटिटीज की तरफ से मदद थी उनके लोगों को, फिर जैसे आपने अपने आखिरी जुमले में कहा वो भी लीगल थी, उसको भी कंडेम करेंगे हम। एब्सोल्युटली, कोई एक जंग ऐसी नहीं थी जिसमें मुसलमानों ने इस तरह से पहल की हो कि कोई प्रोवोकेशन ना की हुई हो। अब ये तो कोई बात ना हुई ना कि अगर नहर स्वेज जो है उसके ऊपर इसराइल कब्जा करना चाहे और उसके बाद एक जंग स्टार्ट हो जाए तो उसको भी रंग दे दिया जाए कि इन्होंने बाहर से की हुई थी। इट डजंट वर्क लाइक दिस। 1948 में जो कुछ हुआ था वहाँ पे एक ट्रांस जॉर्डन का आइडिया और ये सारे का सारा जो था उसको जुडेया एंड सुमेरिया एंड ट्रांस जॉर्डन, वो चीज़ें जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। कुछ थी जो कि कुछ हज़ार साल पहले एग्जिस्ट करती थी, कुछ थी वो जो कभी कुछ हज़ार साल पहले भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उनको उन इलाकों के वो नाम रख के कि ये सारा हमने दे देना है सहूनियों को, ज़ायनिस्ट को हमने दे देना है। उस पर अगर लोग रेजिस्ट ना करें तो क्या करें? माइंड यू, दिस ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अगर इस इलाके में नक्शे देखें तो आपको दुनिया में ये नक्शे इस तरह के यहीं पे मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे भी नहीं। सीधी लाइनों वाले अगर आप देखें तो ये सीधी लाइनें वाले ये नक्शे क्यों थे? ये माले गनीमत था जो बरतानिया और फ्रांस और बाकी पावरफुल मुल्कों ने आपस में तकसीम किया हुआ था और मैप के ऊपर लाइनें लगाई थी कि ये जो मिस्र यहाँ पे ख़त्म होता है और फ़लाँ मुल्क जो वहाँ पे होता है। उसमें जो बरतानिया के हिस्से में माले गनीमत आया था वहाँ पे सहूनियों को आबाद करना शुरू कर दिया, जो फ्रांस के हिस्से में आया उन्होंने अपने मकासद पूरे करना शुरू कर दिए। तो ये कह देना कि यानी कि ये मुल्कों की क्रिएशन भी उन मुल्कों की हुई थी जिनके पास कोई हक़ नहीं था कि उनकी क्रिएशन करें। तो ये कह देना कि बाहर से आके उन्होंने कर दिया, ये इम्प्लाई करता है कि सहूनी वहाँ से पहले से रह रहे थे, उन लोगों ने बाद में करने नहीं। ये लोग वहाँ पे पहले से रह रहे थे, सहूनियों को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था और जो इंस्टॉल करने वाले लोग थे उनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस थी, वो खुद चले गए वहाँ पे 1948 में। जंग जो है उसके बाद ये जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उनसे होती रही। कोई एक जंग ऐसी नहीं है जिसमें मुसलमानों की तरफ से कोई साउथ अमेरिका से गया हो या किसी और मुल्क से गया हो, किसी दूर दराज इलाके से। अलबत्ता ये हमें मिल जाता है कि हर जंग में हमें मिडल ईस्ट से बाहर के मुल्क ऐसे मिलते हैं जिन्होंने इसराइल की हिमायत की थी। हम सिर्फ अभी अपनी बात करते हैं। देखिए ये तो बहुत कन्वीनियंट है ना, कहना कि अब आप उस लूप को मुल्क से हटाकर या एंटिटी से हटाकर मुसलमानों की तरफ लेके जा रहे हैं कि मुसलमानों का कोई बंदा बाहर से नहीं आया था। उस वक्त बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत, और मैं वही स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहा हूँ जो आपने कहा, कि वो जो एंटिटी है इंटरनेशनल, उसके अलावा बाहर से कुछ भी होगा तो वो इलीगल होगा। तो जब जॉर्डन ने किया, इजिप्ट ने किया, लेबनान ने किया, तो वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, मुसलमानों की उम्मत के थॉट के मुताबिक नहीं, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल था या नहीं? नहीं, देखें वो क्या किया, मुझे आप ये बताइए ना कि उसमें जो इलीगल चीज़ थी वो क्या थी? कैन यू स्पेसिफाई दैट? इसराइल पे बेशक प्रोवोकेशन के बाद अटैक करना, उस जंग को, उनके फलस्तीन का लैंड वापस लेने के लिए उस जंग को करते रहना और उसमें हार भी जाना। ऑब्वियसली वो तो हार जीत अलग बात है, लेकिन बाहर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, आप मुझसे बेहतर लॉ जानते हैं, वो दुनिया की ताकतवर ममालिक के पास है, वो भी तब जब यूएन सेक्शन करे। वो मेरे पास, आपके पास, लेबनान के पास, इजिप्ट के पास नहीं है कि हम नहीं, किसी ये और तो ही। ये सॉरी अब्बास, ये आम गॉन बियॉन्ड दीज थिंग्स कि जब दुनिया के ताकतवर ममालिक को कोई इंटरनेशनल इदारा इंडोर्स करे, ये करे वो करे। वॉर ऑन इराक, अप टू 1 मिलियन पीपल बीन किल्ड, किसी इंटरनेशनल इदारे ने इंडोर्स नहीं किया हुआ था। ये बातें जो है ना, दे लॉस्ट देयर मीनिंग लॉन्ग अगो। ये बस जबर की दुनिया, जिसके पास ताकत है वही कुछ करेगा, दैट सिंपल हाउ इट इज़। कि फ़लस्तीन में आप घरों के घर उजाड़ दें, कम्युनिटीज़ की कम्युनिटीज़ बर्बाद कर दें, अस्पतालों के अस्पताल बर्बाद कर दें, और आपके पीछे इंटरनेशनल दुनिया वो ताकत खड़ी हुई है, और हम ये सवाल कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों ने रेजिस्ट क्यों किया, या जॉर्डन ने मदद क्यों की, या इजिप्ट ने मदद क्यों की। आई मीन दिस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज जो ओप्रेस्ड लोग हैं वहाँ पे उनका क्या केस है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग कैन नॉट बी कि उन पे जो जुल्म किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा, बाकी मुल्कों ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मिडल ईस्ट को इनके बर्बाद करके रख दिया। 10 मुल्क तो इस फ़लस्तीन के अलावा जो हैं पिछले 20 सालों में तबाह करके रख दिए गए, और उन्हीं लोगों ने किए जो आज इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, जिनके पास कोई इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं है। दे डोंट हैव एनी व्हाटसोएवर। अक़वाम मुत्तहिदा का एक मैकेनिज्म इस तरह से मौजूद है कि आप दुनिया में किसी किसी के साथ भी जुल्म करा सकते हैं, किसी पे भी। अभी जंग बंदी नहीं हो रही तो इसलिए नहीं हो रही कि यही ताकतवर मुल्क एक है अमेरिका जो उसके साथ खड़ा हुआ जंग बंदी नहीं होने दे रहा, अपोज कर देता है। क्यों? Because they don't care about the law. These things have lost their meaning long ago. के
बैन अवी इदारे आके इंडोर्स करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट thousands of dead children, for goodness sake. That is where the questions should be कि उन पे इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, एज अपोज टू कि उसकी किसी मदद किसी ने क्यों की थी तो इंटरनेशनल लॉ तोड़ दिया था। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉज जब बनते हैं तो उनके खिलाफ बगावत हुआ करती है। ऐसे ही लॉज बना करते हैं तो फिर लोग उठ खड़े हुआ करते हैं। डू यू थिंक लोग भेड़ बकरियां हैं? वाई आंट वी कंसर्न अबाउट कि वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसको हम कंडेम करें, एज अपोज टू कि अगर किसी मुल्क ने मदद की थी तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ तोड़ दिया था? रियली? अच्छा कि आपने के लाइन ऑफ क्वेश्चन किया। द रीजन इज या द जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट इज कि जो आपका क्लेम है उसे हम डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट देखने वाले चाहें तो हारिस सुल्तान के इंटरव्यू में देख सकते हैं कि जहां वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उनके आर्ग्यूमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हमारा नो, काम दैट्स यही है। फाइन। मुझे आपकी क्वेश्चनिंग से इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़लस्तीन का केस क्या है, आप जानना चाहते हैं ना कि हमारा मुकदमा क्या है। आस्क अस के वहाँ पे इस वक्त सोल्यूशन क्या होना चाहिए। आस्क मी कि इसका फ्यूचर क्या है। आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। जब आप मेरे कुछ तारीख में सवाल हैं आखिर में जाएंगे। आपके लिए, मैं पहले क्वालिफाई कर लूँ, हम आखिर में वो बात जी करेंगे। जी, ज़रूर ज़रूर। क्योंकि अभी जिस तरफ हम बात कर रहे हैं इसमें मुश्किल ये है कि जब आप कहेंगे कि 1948 में जो पहली अरब इसराइल जंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 1948 में किसके खिलाफ हुई थी? इसराइल की तरफ से किसने दिफा किया था? आईडीएफ ने किया था। आईडीएफ कहाँ से आई थी? आईडीएफ इरगुन थी, सॉरी हगाना थी। वो क्या थी? दहशतगर्द तंजीम थी, रिकॉग्नाइज्ड। इवन उस जमाने के इंटरनेशनल लॉ जो सारे के सारे प्रो ज़ायनिस्ट थे उनके नज़दीक भी वो एक दहशतगर्द तंजीम थी जिस पे उन्होंने आईडीएफ का ठप्पा लगा दिया। तो जो बाकी मुल्कों की आर्मीज थी एटलीस्ट वो एक लेजिटमेट आर्मी थी जो एक दहशतगर्द तंजीम के साथ लड़ रही थी, जिसके ऊपर बाद में एक ठप्पा लग गया कि नहीं ये उनकी आर्मी है, तो बस बात खत्म हो गई। दैट्स ऑल व्हाट इट टेक्स। आई मीन ये वो ट्रूथ हैं जो आपकी वेस्ट सामने नहीं आने देगा, बट इट्स आवर जॉब टू मेंशन दीज। लेकिन जब उस पर क्वेश्चन ये आएंगे कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा था, भाई एक दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ लड़ने से कौन सा इंटरनेशनल लॉ तोड़ा था उन्होंने? दे वर लेजिटमेट कंट्रीज। इसराइल की लेजिटमेसी किस चीज़ पे थी कि किसी ऐसी मुल्क ने आके ये मुल्क सहूनियों को दे दिया था जो उनका था ही नहीं। दे कुडंट डू इट बट दे जस्ट डिड इट नेवरदलेस, क्योंकि उनके पास ताकत थी। दैट्स ऑल व्हाट इट टेक्स। तो व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि बाकी मुल्क अगर उसमें आ गए थे, they thought they were powerful enough and they actually were powerful enough। ये जो हार जीत की बातें होती है ना, ये भी it's not as simple कि उन्होंने हमला किया और वो हार गए। इसकी भी अगर तफसील में आप अगर जाएं तो ऐसा सिंपल नहीं था। इट वॉज ऑल अबाउट कि वो कितने सादे थे। मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ थे मुसलमान मुल्क जिन्होंने अमेरिका के आगे आके ये बात मान ली कि सीज़ फायर हो गया है। सीज़ फायर के दौरान इसराइल अपने त्यारे उड़ा के उनकी एयर बेसिस तबाह करता है। लॉन्चिंग पैड्स ख़त्म हो गए तो आपकी फ़ज़ाई ताकत ख़त्म होगी तो आप जंग हार गए। उसके अलावा जो इसराइल ने जंग की है ये तो काफ़ी इलाकों में और भी थी। हिजबुल्लाह ने इनको मार के भगाया, गज़ा में इनको मार के भगाया गया। अभी जो वहाँ पे हो रहा है, जो उनकी फाइटिंग पावर है सबके सामने आ रही है। आईडीएफ को इंटरनेशनल डाइपर को इसराइली डाइपर्स फोर्स जो कहा जाता है वो किसी वजह से कहा जाता है। ये नहीं है कि मुसलमान लड़े और मुसलमान हार गए। इट्स नॉट दैट सिंपल। दे वर सिली इनफ टू एक्सेप्ट कि अमेरिका ने कहा है कि सीज़ फायर अब हो गया है, अब किसी मुल्क ने अटैक नहीं करना, और ये चुप करके बैठ के बगैर किसी सेफ गार्ड के। दे वर सिली इनफ। इसराइल वॉज नॉट पावर। इसराइल की कोई ऐसी इंटरनेशनल अचीवमेंट नहीं है। औरतों बच्चों को मार देना, बम वगैरह फेंक देने स्कूलों पे, अस्पतालों पे, दैट्स वन थिंग। प्रॉपर लड़ाई करें तो लड़ाई हिजबुल्लाह से उन्होंने की थी। दूसरे जंग अज़ीम के बाद एक दफ़ा हुआ कि इस लेवल के सीनियर मिलिट्री लीडर्स को जॉब से निकाला गया है। वो इसराइल का निकाला गया था कि हिजबुल्लाह से भी फैंडी खा के तुम आ गए हो, जो एक लेजिटमेट आर्मी भी नहीं है, एक ग्रुप है एक बस मिलिटेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्ट सामने रखने चाहिए कि ये दुनिया की जो बेस्ट आर्मी है। नाउ इट इज़ंट। और ना मुसलमान इनसे इस वजह से हारे थे कि मुसलमानों के पास इनके पीए को बहुत सुपीरियर आर्मी थी और मुसलमानों के पास नहीं थी। दे वर जस्ट बंच ऑफ सिली पीपल हु सिंपली लिसन टू यूएस एंड लॉस्ट देयर वे। राजा साहब, इस पूरे मामले को जब हम देखते हैं और अब मैं आपसे उसको तहलील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें वो जियोपॉलिटिकल भी नजर आता है, पावर डायनामिक्स भी नजर आती है और रिलीजन का भी अपना उसमें अमलगमेशन नजर आता है। अगर आप इसको डिफाइन करें, आप इसको ज्योग्राफी की जंग समझते हैं, पावर डायनामिक्स है, मजहब की जंग है, या कुछ और मामला है? देखिए डीप डाउन तो इसको जितना मर्जी हम लेके जाएंगे तो मज़हब की जंग ही होगी ना। कि एक गासिब फौज अगर अपने मज़हब की वजह से आके आप कब्जा करती है तो उसको हम जायोग्राफी की बात तो नहीं करेंगे। इवन दो बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, मॉडर्न इसराइल का ताल्लुक मज़हब से नहीं है, और ये होती हैं शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने वाली बातें। क्योंकि इसराइली तो ये बात नहीं कह रहे, वो तो अपना मज़हब ही कहते हैं कि नहीं हम तो अपने मज़हब की वजह से आए हैं।
हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज इस चीज़ पे करें, लेकिन उनका जो क्लेम है वो तो यही है। इवन इस जंग में भी उनका हनानिया नफ्ताली जो कि स्पोक्स पर्सन है नेतन्याहू का, वो पब्लिकली कह रहा है कि जो लायन ऑफ जूडा है वो पूरी ताकत से धाड़ रहा है। तो लायन ऑफ जूडा एक रिलीजियस टर्म है, एक्सप्रेशन है, सेकुलर एक्सप्रेशन तो नहीं है। तो उनकी तरफ से तो 100% ये रिलीजियस है। बाकी जो मुसलमानों की तरफ से रेजिस्टेंस है, एब्सोल्युटली ये भी रिलीजियस है। इसमें इसमें कोई दो आरा नहीं पाई जाती। हावेवर एक रिलीजन के मानने वाले लोग ऐसे हैं कि जो ना सिर्फ बेदरेग तरीके से औरतों बच्चों का कत्ल खून किए जा रहे हैं, बल्कि ये कहते हैं कि अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो ये भी एंटीसेमिटिज़म हो जाएगा, यानी कि हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ तुम्हारी बातें हो जाएंगी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो एक इस्लामिक फ़रीज़ा है उनका, अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। सो यस, दोनों तरफ से जो सेंटिमेंट है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में रिलीजियस है। आपने इस्लामिक फरीजे की बात की, मेरे अगले 3 सवाल उसी पहलू में थे। अच्छा हुआ कि वहां से बुनियाद मिल गई। और उसके बाद बस हम इसे हमास के अटैक पे बात करके और फिर सॉल्यूशन की तरफ जाके ख़त्म करेंगे। वो ये कि जब मुझे पता है कि आपकी ग़ज़वा हिंद पर राय क्या है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि लोग उसको सुन लें। आप अगर वो बताना चाहें, अगर तो ग़ज़वा हिंद हो गया है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर तो होना है, जो चंद उलमा की राय है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो अगर जो हो जाए, अगर तो हो जाए, तो आपकी और मेरे पास क्या लेजिटिमेसी होगी उसको बैनुल अक़वामी कानून और एथिकल कानून के मुताबिक कहने की? देखिए, ग़ज़वा हिंद पे मैंने कभी अपनी राय दी नहीं है, सिवाय इसके कि मेरी उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है। हाउएवर व्हाट वी डू नो इज़ कि जितनी भी प्रोफेटिक ट्रेडिशंस हैं, जो प्रोफेसीज़ हैं, वो वैक्यूम में नहीं होती। देयर इज़ ऑलवेज़ अ कॉन्टेक्स्ट। तो उस वक्त के हालात क्या होंगे जब ये होगा, इंटरनेशनल लॉ कौन सा होगा, कैसा होगा, क्या हालात होंगे, क्या वो किसी हमले के रिस्पॉन्स में होगा, इकदामी होगा, वी डोंट नो दीज थिंग्स। तो इसलिए एक ऐसी चीज़ पे स्पेकुलेट करना कि जिस पे ना मेरी स्टडीज़ मुकम्मल है, ना हमें अभी वो सर्कमस्टांसेस खुल के आए हैं, मेरा ख्याल है कि उस पे बहुत ज़्यादा बात करना ये आपके ऑडियंस के साथ भी इंसाफ नहीं होगा, बिकॉज दे मे एट बेस्ट मैं उनको मिस इन्फॉर्म ही कर सकता हूँ। पर वो वी डू नो इज़ कि जो प्रोफेसीज़ होती हैं वो वैक्यूम में नहीं होती। देयर इज़ ऑलवेज अ बैकड्रॉप ऑफ समथिंग। और अगर इसी, जो अगला मेरा सवाल था, तो उसका जवाब मैं सिर्फ आपके तनाजुर में ही अर्ज कर दूं। मेरा अगला सवाल था कि जब जनाब मेहदी आएंगे या जनाब ईसा आएंगे और जो जंग होगी और दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत होगी जिस तरह कहा जाता है, तो इसको भी मैं आपके पिछले सवाल के बैकड्रॉप में ही समझूं कि उससे जो सिचुएशन आएगी तब देखेंगे? देखिए, उसमें एक तो है कि ये जो मौजूदा ऑर्डर है ये तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा जो इस वक्त है, ये यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। इनफैक्ट ये तो अभी जो कोलैप्स के माहिरीन हैं वो तो वैसे भी समझते हैं कि ये सदी जो वेस्ट के डोमिनेंस की है आखिरी सदी है। वेस्ट के अपने थिंक टैंक्स ये समझते हैं कि जिस लेवल पे वेस्ट जा चुका है, इट हैज़ नो फर्दर एनर्जी पाइपलाइंस में नहीं है कि इसको कैरी फॉरवर्ड कर सके। अब अगला ऑर्डर क्या आएगा, किस तरह का होगा, वेदर ये चाइना का राइज होगा या जो ब्रिक्स के नाम पे एक नई, ऑल्दो इट्स प्राइमरीली एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट है, लेकिन उसमें बहुत सी कल्चरल अरेंजमेंट्स भी हैं, इसलिए कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को लिया जा रहा है, तो उन ममालिक का कल्चर भी साथ लिया जा रहा है, सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल तो नहीं लिए जा रहे। तो वेदर उनका नया ऑर्डर होगा, वी डोंट नो वो क्या होगा। वो व्हाट वी डू नो इज़ कि ये जो एक डायलेक्टिकल स्ट्रगल चली आ रही है, हेगल ने जो आइडेंटिफाई की तारीखी तौर पे, उसका एंड हो जाएगा। और जब भी ऐसा होता है, हम बैनुल अक़वामी कानून कुछ भी हो, हम दुनिया के जो माने जाने एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन पे ही खड़े होंगे, और हमें उन पे ही खड़ा होना चाहिए, और हमें से मुराद मुसलमानों को। हम मुसलमानों का क्लेम यह है कि हमारे जितने भी क्लेम्स हैं वो एथिकल और मॉरल हैं। हम तो मुसलमान के ख़िलाफ़ भी लड़ने की इजाज़त है अगर वो इमोरलिटी पे जाता है। तो देयरफॉर अगर हम ये काम करेंगे तो वो काम मॉरल ही होगा। दैट इज़ नॉट टू से कि हम जो कुछ करेंगे वो मॉरल होगा। आई वांट टू मेक दिस क्लेम वेरी वेरी दिस पॉइंट वेरी क्लियर कि हम ये नहीं कहते जो हम क्या करते हैं वो मॉरल ही होता है। हम ये कहते हैं कि चूंकि वो मॉरल होता है देयरफॉर वी डू इट। तो उस ज़माने के हालात क्या होंगे वी डोंट नो, but what we do know is that it is going to be a heck of a showdown on planet Earth. आपको ये नहीं लगता या महसूस नहीं होता कि जब हम इसराइल और फ़लस्तीन की बात करते हैं, और मैं तारीख में जा रहा हूँ, तो जो यहूदियों के साथ जुल्म हुआ, जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हुई, उन्हें जिस तरह निकाला गया, उन उस भी जुल्म को हम उस तरह प्रेजेंट नहीं करते, और वो ओवरशैडो हो जाता है ज़ायनिज़्म की तहरीक के बाद, कि जिस तरह उन्होंने कब्जा कर लिया। प्रेजेंट नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक, दुनिया में उनको इतनी दफ़ा जब निकाला गया तो किसने उनको सपोर्ट किया? मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं आज की ही बात कर रहा हूँ। हमारी तारीख जो है आज भी नॉर्थ अफ्रीका में
चेन्स ऑफ विलेजेस मौजूद हैं जो इन लोगों को आबाद करने के लिए बनाए गए। कभी किसी को डेसिक्रेट, किसी गांव को डेसिक्रेट नहीं किया गया, आज भी नहीं किया गया, वो यादें महफूज हैं। ईरान में कितनी बड़ी तादाद में यहूदी रहते हैं, कभी किसी जगह पे कोई हमला नहीं हुआ कि तुम लोग फ़लस्तीन में क्या कर रहे हो, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यहूदी एंड सहूनी। हमारा कोई मसला नहीं है ज्यूज़ के साथ। तारीखी तौर पे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, दैट्स अनदर थिंग। यानी कि हम अगर यहूदियों में शादी भी कर सकते हैं तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि हमारा किसी, ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो यहूदी हैं। इट इज़ देयर पोलिटिकल स्टांसेस या उनके ज़ाती अकायद इस तरह से हैं कि जिसके लिए वो अपने रिलीजन को भी इस्तेमाल कर देते हैं, सियासत को भी इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लिटरली दे पोलिटिसाइज एवरीथिंग। हमारा प्रॉब्लम उससे है। तो इस मामले में हम तो उन ऑर्थोडॉक्स जूज़ के साथ खड़े हैं जो समझते हैं कि ये जो इसराइल की रियासत है ये इलिजिटमेट है, ये उनके अपने मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये नहीं होनी चाहिए एंड सो फोर्थ। तो हम ये नहीं कहते कि हम प्रेजेंट नहीं करते, हमें कहते हैं हम प्रेजेंट करने के साथ साथ उसे प्रिजर्व भी किए हुए हैं। हमारा मेन प्रॉब्लम है सहूनियों के साथ, इसलिए कि उनके पास एक इवन इंटरनेशनल कानून जिसकी मैं बात करता हूँ कि वो हमेशा से उसने अदलो इंसाफ को प्रमोट नहीं किया, लेकिन आज भी जो इंटरनेशनल कानून है ये इसराइल की जो मौजूदा रियासत है ये तो उसके भी खिलाफ वर्जी में खड़ी हुई है। मोस्ट ऑफ इसराइल इज़ इलीगल। इवन अगर आप यूनाइटेड नेशंस की को ठीक मान लेते हैं, इवन अगर आप जो इसराइल की इंसेप्शन है उसको भी ठीक मान लेते हैं, तो वो भी आप मानेंगे ना फ्रॉम 1948 टू 1967 उसके बाद का तो जितना इसराइल है सारे का सारा इलीगल है, गवर्निंग बाय द इंटरनेशनल लॉ। मैं चाहता हूँ कि इसको क्वालिफाई करके फिर हम हमास की तरफ चलें। वो ये जिस तरह आपने बाइफिकेशन ड्रॉ की इजराइली और सहूनी के दरमियान, इसी तरह की बाइफिकेशन मुझे ड्रॉ करनी चाहिए एक मुसलमान के दरमियान और एक ऐसे मुसलमान के दरमियान जो आज भी इस्लामी रियासत को बनाना अपना फर्ज समझता है, उसके लिए कोशिश कर रहा है और लड़ रहा है। नहीं, आप देखें, मुसलमानों में आप जब भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका एक म्यार तो होगा। वो म्यार इस्लाम है कि इस्लाम आपसे क्या कहता है। इस्लाम आपसे ये कहता है कि जहाँ पे आप कर सकते हैं वहाँ पे आप एक इस्लामी रियासत बनाएं, जहाँ पे आप नहीं कर सकते वो आपके लिए एक दारुल अहद है, वो आपके लिए एक ऐसा जहाँ है जहाँ पे आपने एक माइनॉरिटी के तौर पे रहना है। उस मुल्क के जो लॉज हैं आपने उनका एहतराम करना है एंड यू हैव टू लिव देयर लाइक दैट। जहाँ पे आप मुल्क बना सकते हैं वहाँ पे आपका राइट है कि आप एक खालस शरई ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करें, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें सूद ना हो, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपको बिजली वगैरह के बिल ना देने पड़े, क्योंकि शरई रियासत में जो है ये सारा कुछ आपको बिल, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है सिर्फ आप वो पे करते हैं। जिसमें आपको इलाज फ्री मिले, जिसमें आपको ये गैस और बाकी जो नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं उसका आपको बिल ना पड़े, आपको स्टैट्यूटरी टैक्स ना देने पड़े। ये एक हक़ है मुसलमान का कि वो एक ऐसी रियासत जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में रह रहे हैं वहाँ पे ऐसी रियासत बने कि मुसलमानी ज़िंदगी एक्सपीरियंस कर सकें, और फ़र्ज़ है उनका कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में लोग रह रहे हैं उनको वो सारे राइट्स मिलें जो कि ओरिजिनली इस्लामिक थे लेकिन आज सारी इंटरनेशनल लॉज में वो इंश्राइंड हैं, वो उनको मिलें। ये हमारी ड्यूटी है। जहाँ पे नहीं है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप जब मुसलमानों के दरमियान फ़र्क पैदा करेंगे तो म्यार उसका इस्लाम ही होगा, कोई तीसरा म्यार नहीं हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। हमास का जो रिसेंट अटैक था उसे आप किस तरह देखते हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। और वेस्टर्न मीडिया जो है, अब मैं वेस्टर्न मीडिया से तो बात नहीं कर रहा लेकिन एटलीस्ट मैं मीडिया से पे तो बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटी है कि इसको हम डीकंस्ट्रक्ट करें कि इस पे हम कोई सिंगल लेबल नहीं लगा सकते। आई मीन देयर इज़ अ मल्टीपल डायमेंशंस टू इट। सो क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या उनके पास ये हक था कि वो अटैक करें? एब्सोल्युटली, बिल्कुल था, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई एम सो सॉरी, आपको पता है मैं बीच में इंटरवीन नहीं करता, लेकिन ये अहम बात है, मैं चाहता हूँ कि साथ ही आप क्वालिफाई कर लें। उनके पास ये हक था कि वो सिविलियंस को अटैक करें? नहीं, मैंने अटैक की बात की है। मैं मल्टीपल डायमेंशंस की इसीलिए बात कर रहा हूँ कि अटैक इटसेल्फ, क्या उनके पास हक था? श्योर, बिल्कुल था। अब उस अटैक के अंदर क्या हुआ? उस अटैक के अंदर हमें पता चला है कि बहुत से झूठ सामने आए। 40 बिहेडेड बेबीज़, कोई एविडेंस नहीं। मैस रेप्स, कोई एविडेंस नहीं। बच्चों को ओवन में डाल के जला देना, कोई एविडेंस नहीं। 1400 लोग, कोई एविडेंस नहीं। ये सारे के सारे झूठ हैं। अब इन झूठों से फिर बहुत सी और चीज़ें जो शायद सच हों वो भी धुंधला जाती हैं, इसलिए कि जो पीछे बात करने वाले लोग थे वो तो सारे झूठे थे और सारा उन्होंने झूठ फैलाया हुआ था। बट हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है कि हम मुसलमानों के लिए मयार कभी भी हमास नहीं हो सकता, हमारे लिए मयार इस्लाम ही होगा। अगर एक भी सिविलियन को टारगेट किया गया है और इसलिए किया गया है कि वो सिविलियन था, वो इस्लाम में हराम है। एब्सोल्यूट टर्म्स में हम उसको कंडेम करते हैं, बिल्कुल नहीं कहते कि नहीं वो उसका हक था और ये था और वो था। सिविलियंस, औरतों बच्चों पे आप अटैक नहीं कर सकते हैं।
बट व्हाट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड इज़ कि वहाँ पे पहली बात ये 1400 वाली खबर जो है ये तो गलत निकल आई। और बाद में, और शुरू में तो है ना कि 1400 सिविलियंस उन्होंने मार दिए। बाद में जो खबरें आई हैं इवन इसराइली मीडिया की तरफ से आई हैं कि बहुत से लोग जो उसमें मारे गए हैं वो इसराइल की मिलिट्री से उनका ताल्लुक था, वो सिविलियंस नहीं थे। और जो सिविलियंस मारे गए हैं उसमें भी बहुत से ऐसे लोग थे जो कि इसराइल की अपने हाथों मारे गए हैं। अपाची हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट्स हैं उनके अकाउंट्स मौजूद हैं कि हमें नहीं समझ आ रही थी तो हमने दाग दिए। इसके साथ साथ ग्राउंड पे जो एविडेंस नज़र आता है जिस तरह से घरों को डिस्ट्रक्ट किया गया, वो हैवी आर्टिलरी के वेपन्स हैं जो इसराइल जो हमास के पास नहीं है। तो ये चीज़ें, और उसके बाद एक लंबी डिटेल है सामने आई है, आई विटनेसेस के अकाउंट है सामने आए हैं कि क्रॉस फायर में हमारे इतने बंदे आईडीएफ के हाथों मारे गए। अब ये सारे का सारा हमास पे डाल देना ये भी इंसाफ नहीं है। बट वी लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल एंड टू द पॉइंट कि इतनी ज़्यादा जहाँ पे एक डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और एक तरह का एक गर्दो गुबार पाया जाता है हर तरह की ख़बरों का, उसके अंदर जो प्रिंसिपल स्टांस है वो लेना चाहिए कि हमास के पास ये बिल्कुल हक था कि वो अटैक करते, लेकिन इस अटैक के दौरान अगर उन्होंने सिविलियंस को अटैक किया, औरतों बच्चों को अटैक किया इसलिए कि वो सिविलियंस थे और औरतों बच्चे थे, दैट इज़ एब्सोल्युटली कंडेमेबल एंड वी डू सो अनइक्विवकली। आप इसमें जब ये डाल देते हैं कि अगर तो उन्होंने अटैक किया और अगर औरतें और बच्चे मारे गए, तो उसके बाद आप कंडेम करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उससे पहले आप पूरी बात को डाइल्यूट कर देते हैं, एम्बिगस कर देते हैं? इट इज़ एम्बिगुअस। मैंने आपको बताया ना कि हमें क्या पता चला था, 1400 लोग, 40 बिहेडेड बेबीज़, मैस रेप्स, ओवन में बच्चों को बंद करके जला दिया, दिस एंड दी अदर। ये सारे का सारा इसलिए इबाहम इसलिए पैदा होता है कि सारे का सारा झूठ निकला है। अब इसके पीछे जो खबरें बची हैं उस पर आप एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट दे सकते हैं जो कि ये है कि हमास के पास ये राइट था कि वो अटैक करते, लेकिन अगर उसमें उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है और ऑन पर्पज़ किया है, एब्सोल्युटली कंडेमेबल और हम उसे कंडेम करते हैं। और जिस तरह ये अटैक किया गया, आप बाकी चीज़ों पे तो हम डिबेट कर सकते हैं, मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन जिस तरबियत के साथ वो आए थे, जिस तरह वो इवन कैमरास लेकर आए थे, जिस तरह उसका टेलीकास्ट किया गया, ऑब्वियसली ये बहुत प्लान था और इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये रिसोर्सेज कहाँ से आए होंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता, इस पे थियरीज पाई जाती हैं लेकिन एविडेंस किसी के पास भी नहीं है। अ, इसको अगर हम हमास के लेंस से ही देखें, तो जब आपने, बल्कि मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, अगर हम इसको हमास के लेंस से ही देखें, तो आपको ये सॉल्यूशन इन दो में से कौन सा बेहतर लगता है? मैं इस पूरे सिचुएशन के सॉल्यूशन पे आऊंगा, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमास के किरदार में, कि वो हमेशा तलवार उठाकर, बंदूक उठाकर जंग करते रहें, या वो उधर अपनी बच्चों की वहां पे सेहत के लिए, वहां पे लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करते, तो उनका मुकदमा भी स्ट्रांग होता। आपको इस दोनों दोनों रायों में से कौन सा बेहतर लगता है? दूसरे वाला, बट देर इज़ अ लॉट मोर टू इट, राइट, देर इज़ अ लॉट मोर टू इट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसकी कोशिश नहीं की। वो 2006 में लेजिटमेसी के साथ इलेक्शन जीते। उसका हुआ क्या? विद इन 3 मंथ्स जो VAT इसराइल ने इकट्ठी की हुई थी गज़ा के लोगों के लिए, जो प्रोसेस करते थे इसराइली बैंक्स, जो कि उनका राइट नहीं था, लेकिन वो गासिब लोग हैं, जालिम लोग हैं, उन्होंने उनकी इकॉनमी पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो उन्होंने रोक दी। जो फ़ॉरेन एड आती थी वो रोक दी गई। अमेरिका, बरतानिया, इन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड इंटरनेशनली पावरफुल मुल्क हैं, इन्होंने उनकी लेजिटमेसी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। देन व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव? फिर वो क्या करें? वो इलेक्शन लड़ के आए हैं, आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, उन्होंने भी डेमोक्रेसी को इस्तेमाल किया है, इट वॉज अ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, वो इलेक्शन जीते हैं, आप उनको एक्सेप्ट करें, उनको लेजिटमेसी दें। वो क्यों करेंगे? किसका दिल करता है? हम तो कोजी माहौल में बैठे हैं ना, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं। किसका जी चाहता है गोली के सामने जाने का? किसका जी चाहता है अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करने का? एक एक ख़ानदान से जब 21-21 जनाजे उठते हैं, उनको पता होता है कि ये उठेंगे, किसका जी चाहता है ये सब कुछ करने का? माने उनकी हुकूमत को, सपोर्ट करें उन्हें इंटरनेशनली, दैट्स ऑल इट टेक्स। जब आप नहीं करेंगे, जब आप उनकी रैशनिंग का आपने इंतज़ाम किया हुआ है, उनकी ज़मीनों पे कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं कि 1948 या 67 में जो किया था वो रुका हुआ है, आज भी कर रहे हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को सहराओं में धकेल दिया जाता है, उनकी ज़मीनों पे कब्जे कर लिए जाते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू? दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजन को बना दिया आपने गज़ा को। ना उनके पास हवा अपनी है जिससे वो एयर स्पेस यूज़ करके तजारत कर सकें, ना उनके पास पानी का एक्सेस है कि वो दुनिया के साथ तजारत कर सकें,
ना उनके पास, यानी कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे, अपने तय जितनी वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उन्होंने बना सकते थे वो बनाई हुई हैं, जो वो कर सकते थे अपना। और ये हमास के जो प्रेडिसेसर्स जो थे शेख यासीन, या उनके सारे प्रोजेक्ट्स थे कि एजुकेशन आम हो, लोग पढ़ते हैं। आज भी वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत एजुकेटेड लोग हैं। इतनी एजुकेशन के बाद किसका जी चाहता है मरने को? व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव? क्या करें वो? दिस ब्रिंग्स टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। अरब मुसलमान, अरब ममालिक इसराइल के साथ न सिर्फ उन्हें तस्लीम कर रहे हैं बल्कि ताल्लुकात आगे बढ़ा रहे हैं। हत्ता कि सऊदी अरब, ये अटैक से पहले सऊदी अरब का मामला भी ये हो रहा था। तो आपको लगता है कि ओवरऑल कॉन्शियंस में मुसलमानों की और जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है उसमें कोई कमी आ गई है? और जिस तरह दुनिया उस पूरे किजिए को भूल गई थी, वो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, उम्मत का कॉन्सेप्ट तो मुसलमानों में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि उम्मत इस वक्त परफॉर्म कैसा कर रही है, ठीक? क्योंकि देखिए, उम्मत ये नहीं होता कि दुनिया में उम्मतें नहीं होती। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर आप बात करें तो भी एक उम्मत की तरह ही बिहेव कर रही है ना। इसराइल के पीछे जो लोग खड़े हुए वो भी तो एक उम्मत की तरह बिहेव कर रहे हैं। उम्मत तो हम हैं। एक्सपेक्टेशंस जो हमसे थी, हम उससे पीछे हट गए हैं, हमारे हुक्मरान पीछे हट गए हैं। जो लोग समझते हैं कि फ़लस्तीन का मामला, कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि हमास को अब ये करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी। वो इसलिए ज़रूरत पड़ी हुई थी कि ये जो इसराइल का आइडिया था ना कि पाथ टू द पीस नॉट थ्रू रामल्ला बट सरकमवेंटिंग और बाईपासिंग रामल्ला, कि बाकी दुनिया के साथ आपने, अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं, फ़लस्तीन को साइड पे रखो, डायरेक्ट कर लो। तो हमास ने अटैक करके उनको बताया कि नहीं, पाथ थ्रू द पीस इज़ ऑलवेज थ्रू रामल्ला। ऑलवेज हमें आप साइड पे रख के हमारा मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं कर सकते सऊदी अरब के साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके। नो, वी आर द रेलेवेंट पीपल बिकॉज वी आर द सफरर्स। तो इसलिए जो उन्होंने किया है वो इस हवाले से बिल्कुल ठीक किया है। उम्मत अपनी जगह पे मौजूद है। ये हमारे रूलर्स जो हैं, ऑफ कोर्स वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद देम। कैसे साहब, इसी तनाजुर में अगर देखें तो आपको इधर दो रवैये मुसलमान उम्मत के या मुसलमानों के नजर नहीं आते? कि चंद लोग वो भुला बैठे हैं कि ये किजिया है क्या। अगर आप इस अटैक से पहले देख लीजिए तो आपको कहीं ये मेन डिस्कोर्स में नजर नहीं आता था। हम सब भूल गए थे इसराइल के साथ अरब के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, कोई इक्का दुक्का आवाज आती थी और खत्म हो जाती थी, कोई हमने मास मूवमेंट नहीं देखी। वहीं दूसरी तरफ हम मुसलमानों की जानिब से ये भी देखते हैं कि जो वहां जाने की कोशिश करते हैं, अपने तई जिहाद करने की कोशिश करते हैं, या कम अज कम अपने फलस्तीनी भाइयों को बकअप करते रहते हैं। ये दो रवैयों की वजह आपको क्या नजर आती है? मेरा ख्याल है कि जो उम्मत आम आवाम है वो तो एक ही पेज पे हैं। तकरीबन जिस इस्लामी मुल्क में भी आप देखें एक तड़प पाई जाती है। हाँ, हमारे हुक्मरान जो हैं कुछ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, कुछ इम्पोज्ड हैं, डिक्टेटर हैं, कैसे हैं, उनमें एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक रिएक्शन उनकी तरफ से देखा गया है। आम आवाम की तो मैं जितने भी मुसलमान मुल्कों के लोगों से बात की है, सब में तड़प पाई जाती है बहुत ज़्यादा। अभी बल्कि हमारे सेनेटर मुश्ताक साहब गज़ा जाने के लिए बड़ी तगदो की, उन्होंने गज़ा से काफ़ी करीब भी पहुंच चुके थे, रफ़ा बॉर्डर के वो, लेकिन आगे फिर मिस्री हुकूमत ने नहीं जाने दिया। वो तो ये कहते हैं कि अगर सिर्फ मिस्र के अवाम को इजाज़त दे दें कि जाएँ आप, तो दे विल डू अ वेरी गुड जॉब देयर। तो बाकी भी दुनिया के जो ममालिक हैं जिस हद तक वो बोल सकते हैं, अवाम जो हैं वो बोलते हैं। रूलर्स ऑब्वियसली आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और जो दूसरी सिचुएशन है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि जो यहाँ से फलस्तीनियों को या कश्मीरियों को या इसी तरह के मामलात में मुसलमानों को बकअप किया जाता है, जिहाद की तरगीब दी जाती है, जान गंवाने की कहा जाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं मोरली और सब। आपको क्या लगता है, क्योंकि बाकी स्पीकर्स ने इस पर बात की थी, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अपना ओपिनियन दें कि ये बाहर से बैठकर उन्हें इन द लाइन ऑफ फायर फेंक देना, प्रैक्टिकली ये आपको क्या लगता है, इस रवैये को आप किस तरह देखते हैं? तो सर, किसको लाइन ऑफ फायर में फेंक देना? माफ कीजिएगा, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ कि फलस्तीन के लोगों को या जी फिर जी। आम मुसलमानों को जब बाहर से ये तहरीकें चलती हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम इसराइल का वजूद खत्म कर देंगे, हम फलस्तीन अपना वापस लेंगे, हम इस्लामी जिहाद करेंगे और तमाम चीजें, इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, और फलस्तीन के लोगों को गो के उनके साथ ज्यादती हो रही है, अब ज़ाहिर है हम एंड की तरफ हैं तो हकायक को हकायक के तौर पर पेश किया जाए, उनका ये हक है। जाहिर है रेजिस्टेंस का भी उनके पास वायलेंट हक है जब उन पर इस तरह का जुल्म किया जाए। लेकिन जब वो बेसर सामान इन द लाइन ऑफ फायर चले जाते हैं इसराइल के सामने, उसमें जाहिर है ये
बाकी स्पीकर्स के मुताबिक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि बाकी मुसलमानों ने दूर से और सोशल मीडिया के जरिए और मोरली सपोर्ट करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जिहाद करो। आपको क्या लगता है कि ये कितना पार्ट प्ले करता है कि वहां के फलस्तीनी इन द लाइन ऑफ फायर चले जाएं और मर जाएं? आई डोंट थिंक वो ये कहता है कि तुम करो हम नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं जा नहीं सकते, तो हम ये कहते हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारा हक है, हम उस हक को सपोर्ट करते हैं। दैट्स व्हाट वी से। आई मीन जब हमास ने इलेक्शन लड़ा था तो कि बाकी दुनिया ने, मुस्लिम दुनिया ने उनका बाइकआउट नहीं कर दिया था कि तुमने गन क्यों रख दी है। उन्होंने कहते हैं कि तुम्हारा हक है तुम वो करो, लेकिन तुमसे तुम्हारा हक छीना जा रहा है, तुम्हें हुकूमत नहीं करने दी जा रही, तुम्हारे फंड्स रोक लिए गए हैं, तुम्हें प्रैक्टिकली एक जेल के अंदर डाला गया है। देन देर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन कि अगर आप अपना हक फिर वायलेंट तरीके से आर्म्ड जो रेजिस्टेंस है उसके ज़रिए आप करना चाहते हैं, तो हम उसके हक को सपोर्ट करते हैं। व्हाट वी से इज़ के बाकी दुनिया की जो मुसलमान हैं, जो मिलिट्रीज़ हैं, 80 लाख से ज़्यादा आर्मी है मुसलमानों की, 50 से ज़्यादा मुल्क हैं, ये जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। दे शुड, देयर इज़ नो रीज़न कि वो ना जाएं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जा सकते हैं और दे शुड। एब्सोल्यूट, बिल्कुल इंटरनेशनल हो गए। देखें अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला अमेरिका ने इसराइल को पहुंचाया है, तो किसी लॉ के मुताबिक ही पहुंचाया है ना। नहीं, I मैं mean, ऑन ग्राउंड, this is आप जी जी चलें, प्लीज प्लीज गो हेड, प्लीज गो हेड। जी जी बिल्कुल, मुसलमान मुल्क यूनाइटेड नेशंस में ये केस प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर, और ये बात भी जहन में रखें कि अगर मुसलमान मुल्क इस चीज़ पे स्टैंड लेते हैं तो यूनाइटेड नेशंस भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो है ना, ये ऊपर हमारी जो प्रिविलेज 5 हैं, ये भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि हद ये है कि आर्टिकल 99 इन्वोक कर रहे हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके जवाब में एक, अब आर्टिकल 99 कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, एक मेजर इवेंट होता है कि आमने के अमने आलम को ख़तरा है, दुनिया के अमन को ख़तरा हो गया है। उसके जवाब में एक अमेरिका उठ के खड़ा होता है, कहता है जी कि नहीं, जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। मुसलमान मुल्क आज अगर फैसला कर लें कि नहीं, हमने इसमें हिस्सा नहीं लेना, ये फैसला कर लें कि भाई हमने अपनी जो लैंड और एयर्स और स्पेस है और जो हमारे पानी है, ये हमने इसराइल की मदद के लिए नहीं हमने देने हैं, दैट वुड बी गुड इनफ। अभी जो बिलियंस के हिसाब से जो असलाह पहुंचा है इसराइल में, आपका क्या ख्याल है किन मुल्कों से गुजर के पहुंचा होगा? किन की हवाएं इस्तेमाल हुई हैं, किन के पानी इस्तेमाल हुए हैं? मुसलमान मुल्कों की हुई है ना। आप जंग के लिए नहीं जा सकते, आप यही कह दें कि नहीं गुजरने देंगे, वो तो आपका राइट है, उसमें तो आपको यूनाइटेड नेशंस फोर्स भी नहीं कर सकता। और अगर एक कदम आगे जाएं, ज़्यादा मर्दों वाला काम करें कि नहीं भाई हम जाएंगे भी, कुछ नहीं करेगा वेस्ट, कुछ नहीं करेगी यूनाइटेड नेशंस, कोई इसमें से ये अगर दुनिया के 30 ममालिक दुनिया की सबसे बड़ी जंग का, यानी कि जो खर्चे के तौर पे है सबसे महंगी जंग तारीख की, अगर उसके बाद भी अमेरिका को उन पत्थर पे सोने वाले तालिबान से सुलह करनी पड़ती है, तो किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि पता नहीं वो क्या कर लेंगे। ये सब जो हैं ये बातें स्मोक स्क्रीन इतनी बनी हुई है, और मैंने इस पर इतनी स्टडी की है कि क्या आखिर हो जाएगा, व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन, प्रैक्टिकली क्या है उनके पास कि जो मुसलमानों का कुछ बिगाड़ सकते हैं, मुसलमान मुल्कों का कुछ बिगाड़ सकते हैं। नथिंग। हमें ट्रेड करने से वो एक दूसरे से नहीं रोक सकते, हमें एक कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज करने से वो नहीं रोक सकते। मसला ये है कि हदीस में एक लफ्ज़ आया था ना, वहन, जब ये बताया गया था कि एक वक्त तुम पे आएगा, और वो वक्त, अफसोस की बात है कि वो हम हैं उस वक्त के नुमाइंदे, कि जिसके बारे में बताया गया था कि वहन होगा तुम में, और वहन की डेफिनेशन बताई गई थी वो क्या होता है। मसला सिर्फ ये है, आई मीन इसराइल रियली, आई मीन 80 लाख की आर्मी के सामने 50 से ज़्यादा मुल्क, क्या करना है इसराइल ने, क्या करना है अमेरिका ने? हॉलीवुड एक और चीज़ होती है, ग्राउंड रियलिटी एक और चीज़ है। दूसरी जंग अजीम के बाद 5 मेजर जंगों में अमेरिका ने हिस्सा लिया है, 4 में शिकस्त हुई है। रियलिटी इज समथिंग एल्स। और ये रियलिटी का इदराक आपको है तो मुसलमान हुक्मरानों को क्यों नहीं है? और अगर ये हम अपने जहन में ये मामला रखते हैं तो ये ऑन ग्राउंड क्यों नहीं होता? हाँ, जस्ट अगर आपको पता चल गया तो मुझे भी बताइएगा, सीरियसली, सरप्राइजेज मी टू। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया में अकेला आदमी नहीं हूँ। इस सवाल को अगर आप इस तरह से रिफ्रेज करें ना कि जो करोड़ों मुसलमानों को बात पता है, ए हुक्मरानों तुम्हें क्यों नहीं पता? एंड इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क। अगर हम आगे की तरफ जाएं, आपने जहां हुक्मरानों की बात की और हम बिल्कुल आखिर की तरफ जा रहे हैं कि मुसलमान हुक्मरानों को या अरब के हुक्मरानों को इसका एहसास नहीं होता, वहीं पे दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हुक्मरानों को ज्यादा एहसास होता है, जहां पे इसराइल की हर चीज को अ, उस लफ्जों में कंडेम नहीं किया जाता जिस लफ्जों में कंडेम करना चाहिए। आपको क्या महसूस होता है? जरा इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन आपकी इस पे टेक क्या है कि यूएस और वेस्ट इतना इसराइल के साथ क्यों खड़ा होता है?
देखिए जो यूएस है उसकी तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि दुनिया में उसने जहाँ पे भी उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पे बदअमनी ज़रूर होनी चाहिए, विच इज़ द रीज़न कि कभी रशिया के अराउंड वो जॉर्जिया, कभी यूक्रेन का मसला खड़ा कर देता है, चाइना के अराउंड कभी अफ़गानिस्तान का, कभी चाइना के साथ ये ताइवान, कभी चाइना के अंदर हांगकॉन्ग, इस तरह के मसाइल खड़े कर देता है। आई मीन दिस इज़ व्हाट देयर पॉलिसी इज़, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द मोनरो डॉक्ट्रिन बेसिकली। लेकिन इन एक्सटेंशन से मुराद है कि मोनरो डॉक्ट्रिन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये उसका एक डिफेक्टो एक्सटेंशन है उसकी, कि अपने पास किसी को ना आने दो, किसी और आर्मी वगैरह को, लेकिन बाकी दुनिया में ये फैलाए रखो। जो बाइडन ऑन रिकॉर्ड है अपनी जवानी के ज़माने में कि जो 3 बिलियन हमने इसराइल को उस वक्त जो दिया था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ तक वो कहता है कि अगर इसराइल ना होता तो वी वुड हैव इन्वेंटेड एन इसराइल, कि जहाँ पे उनके इंटरेस्ट है वहाँ पे इस तरह की बदअमनी जारी रहनी चाहिए। तो वो तो एक समझ में आने वाली बात। दूसरी एक चीज़ ये भी है जो वेस्ट में आहिस्ता आहिस्ता एक वेकनिंग हो रही है कि वेस्ट के मुल्कों की पॉलिसीज़ आज़ाद नहीं हैं। वहाँ पे जो क्रिटिकल पोजीशंस हैं उनमें सहूनी लोग हैं जो फ़ैसला साजी करते हैं, जो बैक एंड पे हैं, जो फाइनेंशियल प्रावेस है उसके पीछे सहूनी लॉबी बड़ी बहुत मजबूत है, जो बैंकिंग सेक्टर है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनकी भी पॉलिसियाँ आज़ाद नहीं हैं। आई मीन अभी जो अमेरिका में एक रेजिस्टेंस की मूवमेंट डेवलप हो रही है लोगों की तरफ से कि भाई क्यों इसराइल को हम इतने पैसे दे रहे हैं, आखिरकार वजह क्या है? हैज़ टू बी समथिंग। हमारे बच्चों को वो नहीं मिलता, हमारे कुछ 400-500 मिलियन लोग हैं जो ख़त गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भूखे सोते हैं, जो ये नहीं कि हम उनकी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आ जाए तो कुछ आ जाए। इसराइल हमारे पैसे पे अमीर से अमीर तर हुआ जा रहा है। यू नो, हमारा पैसा जो है वो कहाँ कहाँ लग रहा है। तो येस, आई मीन दीज आर गुड क्वेश्चंस टू आस्क। प्रॉब्लम ये है कि ये दो चीज़ें जो हैं, एक तो उनकी अपनी पॉलिसी आज़ाद नहीं है, और दूसरे ये है कि अमेरिका की पॉलिसी के साथ ये कंसिस्टेंट है कि जहाँ उसके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं वहाँ पे बदअमनी होनी चाहिए, बिकॉज इससे इससे उनकी जो प्रेजेंस है वो लेजिटिमाइज हो जाती है। जंग के मुतालिक तीन बहुत मुख्तसर सवाल, फिर मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। आपने रिसेंटली एक जगह कहा, आप चाहेंगे तो मैं रेफरेंस दे दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है आपको याद होगा कि इसराइल बैतुल मकदस पर कब्जा करना चाहता है, जो कि प्रैक्टिकली उनका हो गया है। और वो रेड सी के जो पानी मदीना और मक्का की तरफ जा रहे हैं उन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। व्हाई वुड इसराइल वांट टू बी इन द लाइन ऑफ फायर? इसका एक बहुत पुरानी एक आजकल की नहीं, आई मीन इट गोज सेंचुरीज बैक, एक आइडिया है। हमारे कुछ मुहक्किकीन हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में वो दे बिलीव इज़ कि ये जो एक यहूदी मज़हब को हाईजैक करने वाले लोग, जिन्होंने हमेशा, यानी वो लोग जिनका कुरान में भी जिक्र है कि इन्होंने अंबिया को कत्ल किया, सूरह बकरा में इनका जिक्र है, एंड सो फोर्थ, ये तबका एक ऐसा है कि दे ऑलवेज वांट टू हैव इट देयर वे। हद ये है कि मदीना और मक्का की जो ग्लोबल पावर है उनको पता थी ये बनने वाली है। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि इवन जो लोग मदीना में यहूदी कबाइल उस वक्त आबाद हुए थे, वो लोग कहते हैं कि इसलिए आबाद हुए थे कि प्रोफेसाइज किया गया था कि आखिरी नबी वहाँ पे आएंगे। तो वो इसलिए नहीं थे कि वहाँ पे आके उन लोगों ने आके ईमान लाना था, बल्कि वो इसलिए थे कि वो जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस बिल्ड करें और माज़ अल्लाह उनको शहीद कर दें, कि वो इस असल में इस मकसद के लिए आए हुए थे। इट्स एकेडमिक डिबेट कि इसके पीछे और कौन से रेफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन ये हमें पता है कि टाइम एंड अगेन उनकी नज़रें मक्का और मदीना पे हैं। जो एफ़र्ट्स पहले भी वो करते थे, इवन सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में भी मदीना पे एक हमला करके, जिसकी प्लानिंग ये थी कि जहाँ से जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर को यहाँ से चोरी कर लिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, कि इस जगह की सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाए। इस तरह की बहुत सी अटैम्प्ट्स हमें हिस्टोरिकली मिलती हैं। लेकिन अब जो नक्शा बन रहा है कि इरिट्रिया में जो उनके इन्फ्लक्सेस हैं वो गैर मामूली अहमियत के हैं, और इरिट्रिया से जो एला तक जो पानी है, अगर इन पर उन पर कब्ज़ा हो जाता है तो मक्का और मदीना दोनों उनकी रेंज में आ जाते हैं, और ये गैर मामूली उनकी एक्टिविटी है। इरिट्रिया के लोगों को इसराइल में ले के भी आना, और अभी इस साल कुछ उन्होंने निकाले थे, कुछ बलवा वगैरह हो गया था, लेकिन उनके साथ जो अलाइनमेंट की जा रही है वो गैर मामूली अहमियत की है। आपने इसराइल के लाइन ऑफ फायर की अपना आर्गुमेंट पेश किया। मैं चाह रहा हूं कि आखिर में जो आपने शुरू में कहा था उसको कनेक्ट कर लिया जाए। आपने कहा कि हमास को ये हक था कि वो अटैक करे। मैं चाहता हूं कि इस पर आप जरा रोशनी डालिए। ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट था। देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि एक तो
उसकी जो एक अखलाकी बेस है कि जब भी आप जुल्म किया जाता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह की जो अखलाकी हकूक़ हैं ये इंटरनेशनल लॉ में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जो 1982 की रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की, उसने स्पेसिफाई किया, और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बिल्ड अप में बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन थी। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन 3743 है, ये स्पेसिफिसिटी के साथ ये एक चीज़ कहती है कि आप पे जब आपको कॉलोनाइज़ किया जाए, जुल्म किया जाए, आप पे कब्ज़ा किया जाए, तो आप आर्म्ड रेजिस्टेंस का हक रखते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के दूँ। इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। इनफैक्ट अलाउ मी कि मैं आपके सब, मैं अगर वो इसका हिस्सा जो है, अगर मैं जी इट रीड्स एंड आई क्वोट, the legitimacy of the struggle of peoples for independence, territorial integrity, national unity, and liberation from colonial and foreign domination and foreign occupation by all available means, including armed struggle. अब ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हो के ये बात बताई गई है, और उसमें जो मज़े की बात है कि इसके बाद की रेजोल्यूशंस जो स्पेसिफिकली इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पे थी, उसमें भी यूनाइटेड नेशंस ने ये एक्नॉलेज किया है कि उनके पास ये हक है। इस हक को इसराइल डिनाई नहीं कर सकता, इस हक को कोई प्रो इसराइली डिनाई नहीं कर सकता, इसको कोई हक जो आजकल मीडिया में ये अपना लोग हैं, वेस्टर्न मीडिया वगैरह, जहाँ जहाँ पे उनका एक्सेस है, वो डिनाई नहीं कर सकते। राइट टू रेजिस्टेंस एब्सोल्युटली है, आर्म्ड रेजिस्टेंस। अब उसके अंदर जो हुआ है वो आगे हम बात की है कि उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि अगेंस्ट द लॉ हुई है तो ऑब्वियसली वो कंडेमेबल है, बट बाय एंड लार्ज कानूनी स्टेटस उनकी इस रेजिस्टेंस का है। तीन आखिरी सवाल, जब मुसलमानों की तरफ से ये कहा जाता है कि जेनोसाइड हो रहा है और फलस्तीन में एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, और आप ये जानते हैं कि जेनोसाइड इज अ सर्टेन नंबर, एथनिक क्लेंजिंग इज अ सर्टेन नंबर, उस नंबर की इतना बड़ा काम नहीं हो रहा, या अगर मैं इसको पोस्ट करूं व्हाट इज सवाल को दैट डिफरेंटली, नंबर? आपको लगता है जेनोसाइड हो रही है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल जेनोसाइड हो रही है। जो लोग कहते हैं कि देयर इज अ सर्टेन नंबर, आई लाइक टू आस्क देम व्हाट इज दैट नंबर? हाउ डू यू डिफाइन जेनोसाइड? जेनोसाइड की डेफिनेशन मौजूद है यूनाइटेड नेशंस में, कि जब आप किसी आबादी को मुकम्मल तौर पर या उसके एक हिस्से को, पार्ट और टोटल, जब आप उसको कत्ल करने के लिए जाते हैं या आप उनके लिए ऐसे हालात बनाते हैं, दैट वुड बी अ जेनोसाइड, राइट? अब जब इसराइल ये कह रहा है कि हम उनके अपनी गवर्नमेंट को, मैं कोट कर रहा हूँ, कि हम ह्यूमन एनिमल्स से बात कर रहे हैं, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई बाकी जो चीज़ें, ये मेडिसिन और बाकी जितनी चीज़ें कहीं, वो सारी लंबी लिस्ट है, वो आप ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं कि हम नहीं देंगे, वो दैट इज़ जेनोसाइड। या आप उसमें औरतों की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, सिविलियंस की बात कर रहे हैं, आप हमास की बात नहीं कर रहे हैं, अल-कसाम की बात नहीं कर रहे हैं। नो, आप कलेक्टिवली गज़न्स की बात कर रहे हैं कि गज़ा के लोगों के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है, सब हमने बंद कर दिया है इसलिए कि ये ह्यूमन एनिमल्स हैं। और जेनोसाइड क्या होता है? अगर मैं हमास के नंबर्स लूं तो 18,000 लोग अब तक मारे गए हैं। 18,000 जेनोसाइड होते? 18,000 एयर स्ट्राइक्स में जिनकी शहादतें हुई हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप कहते हैं ना कि हम कलेक्टिवली मजमूई तौर पे एक आबादी को हम खाना पानी बंद कर रहे हैं, और ये नहीं कि कर रहे हैं बल्कि कर दिया गया है, तो उसमें फिर जितनी भी शहादतें होंगी वो सारी जेनोसाइड ही होगी। और मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई आइडिया है कि 18,000 से कितनी और ज़्यादा जाने जाएं तो फिर इसको हम जेनोसाइड कहेंगे? नहीं, मेरे पास नंबर्स एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली इसीलिए नंबर यूनाइटेड नेशंस ने या किसी भी इंटरनेशनल इदारे ने नंबर्स को स्पेसिफाई नहीं किया। उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप कहें तो मैं आपको सर्च करके भी बता देता हूँ कि इसमें नहीं होता कि आप 70%, 78%, 89% को, नो, इट्स आइदर कलेक्टिवली सबको या उनके एक हिस्से को। जब आप उनको मारते हैं तो वो जेनोसाइड है। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। आपने जेनोसाइड की बात की कि इसे जेनोसाइड कहते हैं, लेकिन जिन सिविलियंस की आप बात कर रहे हैं वो तो कोलैटरल डैमेज है, हर जंग में होता है। जब पाकिस्तान ने साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में तालिबान को मारने की कोशिश की, हमने भी लोग डिस्प्लेस किए। हमने भी शायद उस लेवल पर नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क का खित्ता था, लेकिन कोलैटरल डैमेज तो हमेशा होता है। अच्छा, मैं एक जेनोसाइड की पहले हम उसकी हम जो इंटरनेशनल डेफिनेशंस की मैं बात कर रहा था, मैं आपको दो मैं बताता हूँ। एक जो है वो कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, और ये यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट है, कि इसकी जो डिफ़ाइन किया गया है कि जेनोसाइड a crime committed with the intent to destroy a national, ethnic, racial or religious group in whole
और इन पार्ट। ये यूनाइटेड नेशंस हो गया। उसके साथ साथ आप देख लीजिए जो इंटरनेशनल जो आईसीसी है, जो बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत जो है ना, आईसीसी ने इसको डिफ़ाइन किया है कि द क्राइम ऑफ जेनोसाइड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफिक इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल or in part a national, ethnic, racial or religious group by killing its members or by other means causing serious bodily harm or mental harm to members of the group, deliberately inflicting group conditions and so forth, जो कि आगे उनकी जो conditions उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालती हैं। So that could be जंग के ज़रिए और any other means जो इसमें बात लिखी हुई है। So killing or any other means। जब आप पानी बंद कर दिया, आपने खाना बंद कर दिया, मेडिसिन वहाँ पे नहीं पहुँच सकती है, व्हाट एल्स हैज़ टू बी जेनोसाइड देन? रही बात, आपने पाकिस्तान की एग्जांपल दी कि कोलैटरल डैमेज होता है। यस, हर जगह पे कोलैटरल डैमेज होता है, लेकिन कभी पाकिस्तान की पॉलिसी में आपने देखा है कि खाना पानी हर चीज़ बंद कर दी है और इनडिस्क्रिमिनेटली हर जगह पे हम कर रहे हैं? नहीं। पाकिस्तान ने ये जो IDF का ये जो ठीक है, उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो ठीक नहीं हो रही। यही इंसान की लिमिटेशन होती है कि जब भी इंसान कोई सिस्टम डेवलप करता है उसके अंदर नकाइस रह जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने पूरी एक एंटरप्राइज डेवलप किया था कि इन लोगों को जो सिविलियंस हैं पहले वहाँ से हम बाहर निकालें। और मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तान में वो कैंप्स देखे हैं जहाँ पे सिविलियंस को पहले रीलोकेट किया गया, उसके बाद जो पीछे बचे उनसे जंग की गई। और उनका भी ये दाना पानी इस तरह से बंद करना जैसे ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ इसराइल क्या कर रहा है? लोगों से कह रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ शाहराह हम आपको बता रहे हैं जो सेफ़ है कि आप सदरन गज़ा की तरफ आप ट्रैवल करें, और उन शाहराहों पे ही बम फेंक देते हैं। डोंट इवन कंपेयर माय डियर सर, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। आखिर की तरफ जाते हुए आपको इस पूरी सिचुएशन का और इसराइल फ़लस्तीन का जो भी किजिया है, इसका सॉल्यूशन क्या नज़र आता है? देखिए, इसका सलूशन एक तो अखलाकी केस हमारा कि भाई इसराइल की रियासत जो है वो इसके जो करंट मोड है इसमें ख़त्म हो जाए। ठीक, दैट्स वन थिंग। आई एम सो सॉरी इफ यू अलाउ मी, मैं इंटरवीन करूंगा। प्लीज डिफाइन द करंट मोड। कि जिस तरह से वो एक काबज़ फोर्स के तौर पे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जायदादों पे कब्ज़े करने, हर साल फ़लस्तीन के इलाकों के अंदर मज़ीद इनकर्जन्स करनी, ये सारे का सारा ख़त्म हो जाए, लोग वहाँ पे रहें। वी आर नॉट सेइंग कि लोग वहाँ से चले जाएं। नाउ आई थिंक एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन की तरफ आपको जाना होगा। तो इसको तो हम कहते हैं कि ये तो इसराइल नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि एक ब्रूटल ऑक्यूपेशन फोर्स जो है उसके तौर पे इसराइल को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब होना क्या चाहिए वहाँ पे? तो देखें, 1948 में वापस चले जाएं, ये तो आइडियल है, पर ओबियसली दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये तो सबको पता है। अब मोस्ट फ़लस्तीनी जो हैं, बेस्ड उनके जो वेस्ट बैंक पे रहते हैं, जो गज़ा में से लोगों से ज़्यादा हैं, जो उनका ये जनरल उनमें ये व्यू पाया जाता है कि इसराइल अगर 1967 की बाउंड्रीज से पीछे चला जाता है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी उसने किया सारा इलीगल है। पहले वाला भी इलीगल है, लेकिन चलें अगर उसको मान लेते हैं तो ये तो इंटरनेशनल लॉ भी नहीं मानता ना 1967 के बाद जो एक्सपेंशन है, कि अगर वो एक्सपेंशन ख़त्म कर देता है, ये इलाके वापस करके जो उसकी ओरिजिनल बाउंड्री थी उस पर चला जाता है 1967 वाली, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस चीज़ को हमास ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन गालिबन 2019 में हमास ने भी इंडिकेशन दिया था कि वी कैन वर्क ऑन दोज लाइन्स, कि अगर 1967 वाली चली जाती है, विच इज़ टू से कि फ़लस्तीन के लोग अगर ये समझते हैं, एंड फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड कि वो यही समझते हैं कि 1967 वाला इसराइल उनके लिए एक्सेप्टेबल है, तो फिर इसका यही सोल्यूशन है कि इसराइल 1967 वाली बाउंड्री के पीछे चला जाए, जो बाकी फ़लस्तीनी इलाके हैं वो उनको आज़ाद कर दे। ये आइडियल नहीं है, इट इज़ अ नेसेसरी ईवल कि अगर ये सिलसिला ना रोका तो सारा फ़लस्तीन ख़त्म हो जाएगा एक दिन। तो हम 2 स्टेट को इसलिए नहीं कह रहे कि ये एक आइडियल सोल्यूशन है, हम ये कह रहे हैं कि बाकी फ़लस्तीन को बचाने के लिए एक वर्केबल सोल्यूशन है। इसके साथ साथ ये बात मैंने भी जेफ यंग से की थी, अमेरिकन पॉलिटिशियन के साथ पॉडकास्ट में। मैंने उनसे यही सवाल पूछा था, मैं आपको उनका जवाब दे देता हूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस तलब की जाए जिसमें सारी दुनिया के ममालिक और इंटरनेशनल इदारे आएँ, फिर उनमें से अमेरिका, नेटो और 5 आइज़ के कंट्रीज़ को बाहर निकाला जाए यानी बुला के बाहर निकाला जाए, बताने के लिए कि तुम्हारी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर पूरी दुनिया के पैनल के सामने इसराइल को बिठाया जाए और उनके सामने 2 ऑप्शन रखे जाएँ। ऑप्शन नंबर 1, 2 स्टेट सोल्यूशन, 1967 वाले बॉर्डर्स के पीछे चले जाओ, तुम और फ़लस्तीनी आपस में पड़ोसियों की तरह रहो। ऑप्शन नंबर 2, एक ही मुल्क होगा
ये जो पूरा जहाँ पे इसराइल और फ़लस्तीन है, इसमें से इसराइल का नाम ख़त्म है, यानी कि उनके कहने का मतलब था एक मुल्क होगा जिसमें तुम लोग भी रहो, किसी से नहीं कहा जाएगा कि तुम वहाँ से 50-60 साल से रह रहे हो तो वापस चले जाओ, नहीं, रहो तुम भी वहाँ पे, मुसलमान भी वहाँ पे रहेंगे, ईसाई भी वहाँ पे रहेंगे, सबका एक मुल्क होगा। कॉन्स्टिट्यूशनली तकसीम कर दिया जाएगा कि सदारत किसके पास होगी, वजारत उज़्मा कैसे रोटेट होगी, चीफ जस्टिस कैसे रोटेट किया जाएगा। बहुत से मुल्कों में ये मॉडल चल रहा है कि सब के वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाए। इन दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगता है वही है। तीसरा जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे ख्याल में ये दोनों वर्केबल हैं। अगेन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1948 वाला जो स्टेटस है जब इसराइल नहीं था, तो वो आइडियल है कि इसराइल ना रहे, लोग जाएं वापस जहाँ से आए थे। दैट इज़ व्हाट वी थिंक इज़ द आइडियल वन, बट वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। फिर टू स्टेट है कि 1967 तक वो चला जाए, फ़लस्तीन को उनके इलाके मिल जाएं, दोनों पड़ोसियों की तरह रहें, और जो अल-कुद्स है वो मुसलमानों के पास रहे। इवन इन सम केसेस शायद ये भी आर्गूमेंट डेवलप किया जा सके कि जो पार्टीशन प्लान 1948 में यूनाइटेड नेशंस का था कि अल-कुद्स को एक इंटरनेशनल हैसियत दे दी जाए, मे बी उस आर्गूमेंट पर भी बात की जा सकती है। आई बिलीव इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। आपको ये दीवाने का ख्वाब महसूस नहीं होता कि इसराइल को बुलाया जाए, 5 बड़े ममालिक को या 7 को निकाल दिया जाए, और ये सब थ्योरेटिकली भी शायद इट डजंट मेक इवन मेक सेंस दुनिया के हालात को देखते हुए। मैं जेफ यंग को कोट कर रहा हूँ। जेफ यंग इज़ अ दीवाना, यस। और वैसे भी जनरली जो आपने भी सॉल्यूशन पेश किया दुनिया के हालात को देखते हुए, इसराइल की अ, आगे बढ़ते हुई सेटलमेंट्स को देखते हुए, ये हल नजर तो नहीं आता। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। आपको प्रैक्टिकली क्या होता नजर आता है? प्रैक्टिकली जो देखिए जो होता नज़र आ रहा है हमें, तो हदीस में हमें क्लियर है कि इससे भी ज़्यादा बुरे हालात होने हैं। वी नो, तो प्रोफेसाइज किया जा चुका है। ये जो गज़ा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, देर विल बिकम अ टाइम, मेरी दुआ है कि उस वक्त हम इस दुनिया में ना हों, बट देर विल बिकम अ टाइम कि गज़ा नहीं रहेगा। दैट पार्ट वी नो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो प्रोफेसाइज नहीं किया गया हो। एटलीस्ट जो प्रोफेसाइज किया गया वो तो हो चुका है। लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं है कि चूँकि प्रोफेसीज मौजूद हैं तो हम आंखें बंद करके बैठ जाएं कि खैर ही है। नहीं, वो है कि तुम लोगों की कहाँ कहाँ तुम लोग कोशिश नहीं करोगे, और जो कोशिश करने वाले हैं रब के यहाँ उनका उनका क्या मकाम है। कि जो हदीस है ना, एक के क़यामत के दिन जो बेवफा हैं, गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं, जो बिट्राई करते हैं, उनके झंडे ही अलहदा किए जाएंगे कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ है और उसने ये किया था। मफ़हूम उस हदीस का ये है कि उसमें हमारे हुक्मरानों ने जाना है, उन झंडों के नीचे उन्होंने आना है। ये इससे ज़्यादा तबाही अभी मचनी है। ये बिला वजह नहीं होता कि हर 8 से 10 साल के बाद एक दोबारा जंग आती है और इसराइल ज़्यादा फैल जाता है। सो वो तो एक हमें पता है चीज़ होने वाली है। लेकिन आपने तो प्रैक्टिकल सलूशन मांगा था ना। प्रैक्टिकल सलूशन इसका यही है कि वो 1967 के बॉर्डर के पीछे चला जाए और फ़लस्तीनियों को एक इज़्ज़त के साथ हक़ खुद इरादियत दे, कि उनको जो एक बेसिक, जो एक शर्फ़ इंसानी है, कम से कम वो उनका रीइंस्टेट हो और वो अमन के साथ रह सकें। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, मुझे पंजाबी आती नहीं है, मैं उर्दू में कह देता हूँ, फिर मैं ना ही समझूं? किस चीज़ को? ये जो सॉल्यूशन आप कह रहे हैं कि 67 के प्लान को मान लिया जाए, वो अपनी सेटलमेंट्स छोड़ दे, फलस्तीनियों को उसकी इज्जत दे, मैं ना समझूं? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है कि ऐसा इससे पहले हुआ नहीं है। इट हैज़ हैपन। हिजबुल्लाह ने जो अपने इलाके जो थे वो खाली कराए थे, तो वहाँ पे इसराइल का कब्ज़ा था ना, तो वो 10-15 साल की स्ट्रगल थी, इसराइल को वहाँ से निकाला गया था। एट द सेम टाइम गज़ा भी तो सारा इसराइल ही था ना, एक ज़माना था, सारे का सारा था। 5 साल की स्ट्रगल थी 2000 से लेकर 2005 तक, सेकंड इंतफादा जिसे कहा जाता है। उसके बाद गज़ा आज़ाद हुआ था, इसराइली निकले थे वहाँ से। यानी कि ये एविडेंस मौजूद है कि ऐसा हो सकता है, सेटलमेंट्स उनकी खाली हो सकती हैं, वो वापस जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द विल। मुसलमान मुल्कों की विल है कि वो लड़ाई अगर नहीं करते हैं तो कम से कम अपनी एयर स्पेस ना दें, अपना ग्राउंड ना दें, अपने पानी ना दें। यूनाइटेड नेशंस जो है वो थोड़ा सा अपने अंदर एक दांत पैदा करे कि नहीं भाई, इनफ इज़ इनफ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि जो नामुमकिन है, लेकिन इतने आसान सलूशन होने के बावजूद अगर एक मुल्क इसराइल
वेस्ट की बैकिंग की वजह से सारा कुछ नहीं होने दे रहा, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। दहशतगर्द हर जगह पाए जाते हैं, इनके दहशतगर्द इनकी हुकूमतों में पाए जाते हैं कि जो कि औरतों बच्चों का कत्लो खून उनके लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1967 वाली बाउंड्री कबूल नहीं है, इलिजिटमेट सेटलमेंट्स को खाली कर देना काबिल कबूल नहीं है। फिर मानना पड़ेगा कि ये दुनिया में जितना ये सेकुलर अमन और लिबरल आज़ादियाँ और ये जितनी बातें करते हैं सब का सब बकवास है। इट हैज़, जैसे मैं अपनी तो बात मैंने की थी ना कि इट हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग लॉन्ग अगो। आई एम नो लॉन्गर इन द ओ ऑफ दैट चार्म, आई एम नॉट। बाकी दुनिया को भी पता चल जाएगा कि ये बस एक जालिम लोगों का एक ग्रोह है जो बज़ोर ताकत इतने आसान हल को भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा। मैं चाह रहा था कि इसे खत्म किया जाए, लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, आप इजाजत नहीं तो मैं उसके बारे में सवाल कर लूँ। आपने कहा कि आइडियल ये होगा कि 1948 की पोजीशन पर वापस चला जाया जाए। उस वक्त ही सॉल्यूशन पेश किया गया था और मुसलमान और अरब्स की जानिब से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। मुनीर न्याजी कहते हैं हमेशा देर कर देता हूँ मैं। आपको ये नजर नहीं आता कि अमूमी तौर पे मुसलमान प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सॉल्यूशंस में हमेशा देर कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि यार पहले वाला ले लेते हैं। सॉरी, 1948 में क्या पेश किया गया था जो सोल्यूशन? आप सॉल्यूशन बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल सिटी हो जाए और यूएन की जानिब से जो डिविजन हो चुके थे। नहीं, ये सोल्यूशन नहीं पेश किया गया था। अच्छा प्लीज सिर्फ क्लैरिफाई। उसमें एक अलकुद्स वाली बात थी। जो मैं कह रहा हूँ 1948 वाली आइडियल बात है, उसका मतलब ये है कि जहाँ से आए थे चले जाएं, सारा इलाका फ़लस्तीन को मिलना चाहिए। 1948 में ये नहीं हुआ था। 1948 में ये हुआ था कि 33% उस वक्त सहूनियों की आबादी थी, जिसको 55% लैंड दे दी गई थी। जफ़ा से लेकर हाइफा तक सारी जो कोस्टल लाइन है वो उनको दे दी गई थी। उसको रिजेक्ट करना वो वक्त मुसलमानों का हक था कि भाई किस बेस पे आपको दे दें। अगर आपने इवन आबादी की बेस पे भी करना है तो 33% आबादी वालों को आप, और जितनी भी अरबल लैंड्स थी वो भी उनको दे दी थी। तो आप रेत के ज़रों पे आप रहें और आप मेजॉरिटी भी हैं। को वजह थी ना कि उस वक्त 1.9 मिलियन की आबादी में से 7.5 लाख लोगों को घरों से निकाल दिया गया था। 70 जगह पे मैसेकर हुए थे। कैसे एक्सेप्ट कर लेते वो लोग इन चीज़ों को? आज कनाडा एक्सेप्ट कर लेगा इस तरह से? मैं कनाडा के बारे में नहीं कह सकता एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ये अच्छा हुआ कि आपने नहीं करेगा। नो नो, नो कंट्री वुड एवर। यार अब बाकी बातें छोड़ें, 1967 वाली हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि इसराइल अपनी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं वो छोड़ दे। ये छोड़ने को तैयार नहीं है तो वो अपनी लीगल ज़मीन छोड़ देते। और ये अच्छा कि आपने क्लैरिफाई कर दिया कि 1948 में आप सिर्फ अल कुद्स के इंटरनेशनल स्टेटस की बात कर रहे हैं, जो डिवीजन हुआ था उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मेरी तरफ से आखिरी सवाल, प्रैक्टिकली ताकतवर लोग इसराइल को बुलाएं ना बुलाएं, उनसे बात करें या ना करें, बड़ों को निकालें या ना निकालें, उनको बिठाकर एक सॉल्यूशन मांगे या ना मांगे, आप और मैं इस वक्त क्या करें? हम इस वक्त जितना जो मैं कर रहा हूँ कि मुझे अगर इजाज़त हो इससे ज़्यादा करने की, किसी मुल्क की मिलिट्री ज्वाइन करने की, देन श्योर आई वुड। इंटरनेशनल लॉ के अंदर रहते हुए श्योर आई वुड गो देयर। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो फिर सोशल मीडिया पे जो हम काम कर रहे हैं कि दुनिया के कॉन्शियस पे मुसलसल हम दस्तक दिए जा रहे हैं, और उसका एक रिमार्केबल इफ़ेक्ट सामने आ रहा है कि वेस्ट में लोगों को इतना अर्सा जो धोखे की कैफियत में रखा गया, लोग उससे बाहर आ रहे हैं, अपनी हुकूमतों को क्वेश्चन कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ये हो चुका है कि फ़्रांस ने कभी खुल के इसराइल की इतनी मुखालफत नहीं की थी जितनी आज कर रहे हैं। अमेरिका अभी तक इसराइल के साथ है, लेकिन इसके बावजूद अंदर अंदर से वो भी उनको मशवरे दे रहा है कि भाई ऐसा ना करें। और साथ बता भी चुके हैं कि हिजबुल्लाह से आपने इस मामले में पंजा आजमाई नहीं करनी है, वरना हम नहीं आएंगे, आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इनिशियल बॉम्बिंग करेंगे, उसके बाद आप जाने आपका काम जाने। ठीक, ये सारी बातें अमेरिका के अंदर पहले नहीं हो रही थी, यूके के अंदर नहीं हो रही थी। ये जो मैस डेमोन्स्ट्रेशंस दुनिया में हो रहे हैं, जो बाइकआउट्स की मूवमेंट हो रही हैं, वायोलिया वाटर $20 बिलियन का नुकसान करके इसराइल से डाइवेस्ट उसे करना पड़ा। हम फ़लस्तीन में ना जाते हुए भी दुनिया के जो लैंडस्केप है इंटरनेशनल, वहाँ पे थ्रू बाइकआउट्स, थ्रू दिस रेजिस्टेंस जो सोशल मीडिया पे की जा रही है, इसके ज़रिए हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और ना भी अगर करें तो एटलीस्ट हमारा कॉन्शियस तो क्लियर होगा ना इस चीज़ पे कि हक़ और बातिल की जंग में हम हक़ के साथ खड़े हुए थे। दहशतगर्द सहूनी जो औरतों बच्चों के खून पे उनके खून पे, उनके कत्ल पे यकीन रख के अपने आप को आबादियाँ बसाना चाहते हैं, हम स्टूजेस उनके नहीं बने, हम उनके माउथ पीसेस नहीं बने। हमने ये नहीं किया कि वेस्ट के लिए अच्छे हो कि उनकी गुड बुक्स में आने के लिए, या बहुत से हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिनकी फंडिंग ज़्यादा हिंदुत्व के लोगों से आती है,
क्योंकि इंडिया का जो है इस वक्त हिंदुत्व के लोग जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उनके पैसा लेने के लिए उनको सपोर्ट करें। हमारा ज़मीर कम से कम क्लियर है कि हम जैसे भी हैं हम हक़ के साथ खड़े हुए हैं, हम जालिम दहशतगर्द इन मजहबी जुनूनियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपने इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि सॉल्यूशन की तरफ मैं चाहता हूँ कि उसको एड्रेस कर लीजिए। आपने ये कहा कि हम आर्मी भी ज्वाइन करें अगर इस तरह का मामला हो, हम सोशल मीडिया पे काम करें, दुनिया की कॉन्शियस को जगाएं, और इससे आपने कहा कि तब्दीली भी आ रही है। लेकिन इससे पहले जवाब में आपने कहा था कि दुनिया की जो प्रोफेसीज की गई है रसूल खुदा की जानिब से, जो अहादीस हैं, हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। हालात ख़राब होंगे तो मैं काम क्यों करूं, या अगर मैं काम करूं तो क्या अहादीस का धारा पलट जाएगा? ये बात अगर लोगों को समझ आ जाए ना अगर, तो फिर तो बहुत मसला हल हो जाता है कि आप जिस चीज़ के मुकल्लफ़ हैं आपने वो करना है। जो प्रोफेसीज़ की गई हैं वो बताया है कि ऐसा होगा, बट दैट इज़ नॉट टू से कि वो आप पे बाइंडिंग है कि आपने कुछ नहीं करना। हमें तो हमेशा स्ट्रगल करने का हुक्म है। हमें पता है इमाम महदी आएंगे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम पाकिस्तान में क्यों शरीयत लेके आना चाहते हैं? देयर कुड बी एन आर्गूमेंट कि वो आएंगे तो सारी दुनिया में इस्लाम आ जाएगा, भाई यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज ये है कि जो कुछ करना है वो अल्लाह ने करना है। तुम्हें बता दिया गया है कि इवेंचुअल नतीजा ये निकलना है, तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया था, तुम्हारी कोशिश क्या थी, डिड यू स्टैंड बाय द ट्रूथ और डिड यू नॉट। तो हम जिस चीज़ के मुकल्लफ हैं हम वो कर रहे हैं। मैंने आपका बहुत वक्त लिया। इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं चाहता हूं कि इस पूरे केस में जो हमने द केस फॉर पैलेस्टाइन को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, आपको लगता है कि इस पूरे केस में इसको डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए, आपके मुकदमे को बेहतर समझने के लिए मैं कोई सवाल नहीं कर सका, तो प्लीज़ उस पर कमेंट कीजिए। या फिर अगर जनरली भी अपने मुकदमे को इन द लाइन ऑफ जो मुझसे रह गया हो उस पर कमेंट कीजिए, फिर हम इसे क्लोज करते हैं प्लीज़। नहीं, आई थिंक वीव डन अ वेरी गुड जॉब के कम से कम जो एक नैरेटिव है वो हमारी तरफ से वो आ गया। हाँ, शुरू में जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी, आई थिंक दैट वाज, मुझे उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा शिकवा है, बट आई वाज समवट, शायद मेरी तवक्को गलत थी कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं फ़लस्तीन का मुकदमा यहाँ पे कि फ़लस्तीन इसका सलूशन क्या है और जो कुछ हो रहा है, हाउ डू वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर, और उसका हिस्टोरिकल बिल्टअप क्या है, एज़ अपोज टू कि मैं ये बात करूँ कि फ़लस्तीनियों को अपने दिफा का हक़ क्यों नहीं है, या बाकी मुसलमान मुल्कों ने अगर उनके ख़िलाफ़ उनके हक़ में बात किया तो उन्होंने कानून तो नहीं तोड़ दिया कहीं पे। शायद मेरी तवक्को गलत थी, मैं ठीक तरह से प्रोग्राम को उस तरह से नहीं समझ पाया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मैं दोबारा से अगर आपके प्रोग्राम में आऊँ और सारी बातें मुझे ये सारी कहने का दोबारा मौका मिले तो मैं सारी यही बातें कहूँगा जो मैंने कही हैं, विच इज़ टू से कि आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब बोथ ऑफ अस टुगेदर। थैंक यू। जो आपने शुरू की लाइन ऑफ क्वेश्चन की बात की, क्योंकि पब्लिक बात है तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिकली कह दूँ कि अगर फैसल साहब के साथ मेरा इंटरव्यू देखा जाए या हारिस सुल्तान के साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर में नहीं जाया जा सकता जब तक तारीख को डिटरमाइन ना कर लिया जाए और जिसका जो हक था वो उसे दे ना दिया जाए। तो अगर आपको बिल्कुल इसके ऑपोजिट लाइन ऑफ क्वेश्चन मिलेगा हारिस सुल्तान से, क्योंकि हर माफ कीजिएगा, मुझको ऐसा लगता है कि हर कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ दरारें होती हैं। ये ज़रूरी होता है कि मैं भी सवाल कर लूँ और सामने वाला भी जवाब दे, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप भी जानते हैं, आप खुद लिखते हैं कि बहुत बार कलम गलत लिखने से इनकार कर देता है, तो बहुत बार जबान भी गलत बोलने से रुक जाती है। कि अगर मैं गलत सवाल कर रहा हूँ तो अक्सर होता है कि मेरी जबान बोलते हुए रुक जाती है, या मेहमान को रियलाइज होता है कि नहीं, इस आर्ग्यूमेंट को देखा जा सकता है और अल्टीमेटली शायद लोग कुछ बेहतर सीख सकें। आप और मैं शायद, या कम से कम आप तो कर सकते हैं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि लोगों के सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाए, ताकि जब भी हम कोई ओपिनियन बनाए, खासतौर पर इस मामले में कि जब लोगों को मारा जा रहा है और ज्यादती हो रही है। इंटरव्यू खत्म हो गया तो मेरी कोई अब मैं पोजीशन ले सकता हूँ, इसको ज्यादती के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। जब ज्यादती हो रही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेटेड ओपिनियंस रखें, और ये वो सवाल हैं जो बाहर से आते हैं तो हम सब वेल इक्विप्ड हों कि हम उन सबका जवाब दे सकें। I fully agree with that. I think that's why I say in the end I think we did a very very good job. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, और ये बड़ी मुश्किल है आज के दौर में कि आप अपने एक जो हर तरह के आर्गूमेंट्स को एंटरटेन करें ताकि लोगों को वो चीज़ आ जाए। इन दैट रिगार्ड I've always respected you and I'll keep on doing that. मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा।